आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बहुत लोग चाहते हैं एक दूसरे का हो जाना, है ना? लेकिन चाहत चातक की तरह होनी चाहिए, जो पूरे साल प्रतीक्षा करता है सिर्फ स्वाति नक्षत्र की कि आसमान से तृप्ति बरसेगी। इस हफ्ते दो लोग कुछ चाहते थे। एक के पास कैश था, उनका स्वाति नक्षत्र आ गया और नीली चिड़िया उनकी हो गई। दूसरे के पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस थे, इसीलिए पंजा उनका ना हो सका। कहना चकमक चाचा कानपुर वालों का, चाहत चाहत की बात है। देखो, एक राधा एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, पर अंतर क्या दोनों की चाहत में देखो। प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। 3 ताल का 81वां एपिसोड है। ताऊ, बाबा और सरदार की ओर से जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हिमाचल में कहावत है जी कि जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो कहते हैं कि इसकी बुद्धि पे लुद्दी बैठी है। लुद्दी मतलब गिद्ध। अच्छा, अब लुद्दी बैठी है तभी तो लुद्दियों के पीछे भाग रहा है। वैसे बेबाक बुधवार में हम लोग मस्क की बहुत ले चुके हैं, लेकिन आज निरंतरता के सिद्धांत के तहत उसकी चर्चा फिर से। नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था पीके को पंजा न मिलने का गुस्सा उन्होंने पंजतारा होटल जाके उतारा होगा। उनके प्रेजेंटेशन में पंज का कार नहीं थे। इस वजह से कांग्रेस नू रास नहीं आया। लेकिन ताऊ, मतलब आपका एनालिसिस में सुनना चाहता हूँ। प्रशांत की तपस्या में कहाँ कमी रह गई और एलॉन मस्क की तपस्या क्यों सत? हाँ, मतलब पार्टी में एक ही किशोर रह सकता है, 2 किशोर क्यों नहीं रह सकते? देखो, एक तो मैंने पहले ही बोला था कि फुल होशो हवास में अगर कोई कांग्रेस को नहीं बचा पाया तो कोई पी के क्या बचाएगा। पर उससे भी वो चुटकुला है, उसको साइड रखते हैं। हकीकत ये है कि प्रशांत किशोर ने अभी एक इंटरव्यू हुआ आज तक पे उनका, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि इन्होंने उनको कोई नए तरीके नहीं बताए, कोई नया नुस्खा नहीं बताया। कांग्रेस को प्रशांत किशोर ने कहा कि आप कांग्रेस के सिद्धांतों पर ही अडिग अटल होकर जो आपके पिछले नेतृत्व ने किया है वैसे ही काम करके आप चुनाव जीत सकते हैं या अपनी स्थिति में सुधार कर सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि इन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसमें शीर्ष नेतृत्व में न राहुल गांधी थे न प्रियंका गांधी थी। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। हालांकि उन्होंने हमारे यहाँ इंटरव्यू में ये कहा है ये रिलायंस को जाके ये ऐसा बोलने कोई का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया था। प्रशांत किशोर ने आज तक को दिए 3rd डिग्री यानी ग्रिलिंग इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव उनका था नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव था। मामला यहीं पे अटका है। ये है कि अडानी जी को बोलें, अंबानी जी को जाके बोलें कि रिलायंस को एकदम रफ्तार पकड़वा देंगे, बशर्ते कि ये आकाश, ईशा, ये लोग नहीं चलाएं कंपनी। बहुत मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ कि आइडिया इसीलिए ना तब तक देना नहीं चाहिए जब तक डील फाइनल ना हो। आइडिया ले लिया और दूसरी बात यह है, उससे भी इम्पोर्टेंट है, प्रशांत किशोर किसी को इलेक्शन जितवा नहीं सकते। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डेटा, ये सब का महत्व है, मैं ये नहीं कहता कि महत्व नहीं है, पर चुनाव आपको इमोशनल कनेक्ट जिताता है। जनता जो वोटर है वो कितना कनेक्शन फील करती है आपसे, इससे चुनाव जीतता जाता है। कनेक्शन आदमी की कहानियों से होती है, अंकों से नहीं, गणित से नहीं। कहानी कांग्रेस के पास नहीं है। आप ये सोचो कि कहानी की शक्ति इतनी है कि 1400 साल पहले सऊदी अरेबिया के एक छोटे से अनजान शहर में, जिसका नाम उस वक्त कोई नहीं जानता था, वहाँ पे एक कहानी लिखी गई। उस कहानी के लिए 1.5 बिलियन लोग जान देने को तैयार हैं। उससे 700 साल पहले, 600 साल पहले एक कहानी उसी इलाके में लिखी गई, उसके लिए 2-2.5 बिलियन लोग जान देने को तैयार हैं। उसके बहुत पहले कुछ कहानियाँ हमारे यहाँ लिखी गई, उसके लिए हम आज 2022 में धूम धड़ाका दे धमाका कर रहे हैं चारों तरफ। कहानी की शक्ति, द पावर ऑफ अ गुड स्टोरी। कांग्रेस के पास स्टोरी नहीं है।
2014 में एक आदमी ये कहते हुए आया कि मैं चाय बेचता था, वहां से मैं अब देश के सत्ता की दावेदारी कर रहा हूं। उसकी कहानी में झाड़ू था, बंदूक थी, हिमालय की गुफाओं में समाधि लेने की मगरमच्छ थी, के मुंह में मगरमच्छ को बचपन में ही उठा लेने की कहानी थी, इमरजेंसी के दौरान सरदार बनकर ट्रेन में चलने की कहानी थी, लाल कृष्ण आडवाणी के रथ के सारथी होने की कहानी थी। कहानियां थी। अगले के सामने कहानी ये है कि वो दिल्ली एक में पैदा हुए, दिल्ली एक में बड़े हुए, दिल्ली एक में ही है। पहले भी कुर्ता बॉम्बर जैकेट पहनते थे, आज भी कुर्ता बॉम्बर जैकेट पहनते हैं, क्योंकि पिताजी भी कुर्ता जो बॉम्बर जैकेट पहनते थे। और सिल्वर स्पून से पहला अन्नप्राशन हुआ था, सिल्वर स्पून से अभी भी खाते हैं चाइनीज। बहुत कठिन है कहानी बनाना। जाते भी बन सकता है, बन सकता है, बन सकती हैं कहानियां। इस जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं बिना नाम लिए हुए, उनकी भी कहानियां बन सकती हैं, पर कहानियां बनाने के लिए पैदल चलना पड़ता है। चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो भोंडशी में उनका आश्रम था, बलिया के रहने वाले थे, समझ रहे हो, और पूरे देश की पदयात्रा कर दी थी। युवा तुर्क कहलाए थे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में गिरफ्तारियां दी थी। कहानियां ही कहानियां, ऐसे होता है। अब बिना कहानी के आप वादों पे, डेटा पे, 8 कंपनियां छोड़ के चल गई, अनएम्प्लॉयमेंट इतना हो गया। इसलिए बाय द वे पत्रकार भी गलती करते हैं। हमारे पत्रकार समझो डेटा जब देखते हैं ना, प्रशांत किशोर ने सबको डेटा दिखा दिया। बाबा कहते रहते डेटा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो वो डेटा जो है ना, सडनली देखो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले, अरे योगी जी जा रहे हैं, सपा की तो वेव है ना, फलाना जी कभी नहीं होगा। अरे एलन मस्क भभकी देता है यार, तुम समझ नहीं रहे हो। डेटा डजंट सपोर्ट। इनकी सारी चीजें गलत हो जाती हैं, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा लॉजिक लगाते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन लॉजिक से हुआ ही नहीं है, ह्यूमन इवोल्यूशन इमोशन से हुआ है। हाँ, अगर लॉजिक से होता तो खाया हुआ आदमी सवेरे आराम से जाता, फिर कायम चूर्ण की जरूरत ही नहीं पड़ती। लॉजिक तो ये कहता है ना कि डीमोनेटाइजेशन के बाद इस देश में सरकार रिपीट हो ही नहीं सकती थी, लेकिन उसके ठीक बाद यूपी में इतना बड़ा बहुमत है ना। उस कोरोना के बाद तो लोगों ने मान ही लिया था कि दुनिया भर में कहीं पे भी सरकार रिपीट नहीं हो सकती बॉस, जो कई देशों में हुआ भी। पर साक्षात अमेरिका में हुआ। अभी आप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट देखो, कि हीट देखो, कि कोल शॉर्टेज देखो, कि किस तरह की अव्यवस्था और अराजकता फैली हुई है देश में। और धार्मिक उन्माद का भी टाइम है। पटियाला में अभी थोड़ी देर पहले कुछ कांड हो गया है। अरे मल्हम लगाया जा रहा है लोगों को, जब हम और आप बतिया रहे हैं यहाँ पे। उसके बावजूद, इतने डेटा और फिगर्स के बावजूद क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। वो इसलिए कनेक्शन है। एक आदमी कहता है, लोग सुनते हैं, आप डेटा देते रहते हैं। परसों उन्होंने डेटा दिया कि 8 ऑटोमोबाइल कंपनियां छोड़ के चली गई। लोगों ने पढ़ा और लोगों ने कहा यार अच्छा हो चली गई, है ना। आप सोचो, लोगों को ये नहीं लग रहा कि उससे कितने लोग बेरोजगार हो गए। 8 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों का मतलब है इतनी एजेंसियों में काम करने वाले लोग, हजारों का एक वो परिवार हो जाता है। लेकिन लोग कहते हैं अच्छा वो चले गए, BS6 लागू नहीं कर रहे थे, सरकार ने सही किया, पोल्यूशन को कम करना है। कहानी 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 की पूरी, मतलब ताऊ से 1-2 जगहों पे मेरा डिसएग्रीमेंट है, होना भी चाहिए। लोकतंत्र बचा रहता है 3 ताल का। नहीं, आप लेकिन जो टेंजेंट एकदम से अलग छू जाते हो ना, जो आपने कायम चूर्ण वाला दिया, ऐसा लगता है कि इधर अभी कुछ आइसक्रीम खाई और एकदम से छोले भटूरे ले हो। मैंने कहा ये तो नहीं सोचा था। हाँ नहीं, लेकिन हमको ये लगता है जैसे ताऊ ने कहा ना कि वो जो बता के और समझा करके करना चाहते थे, हमको लगता है प्रशांत किशोर से चूक ये हो गई कि उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता है कि आपका समाधान है। इस कहानी को बनाने में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा योगदान है। जो सफल कहानी है उसमें भी योगदान है प्रशांत किशोर का। और इसलिए मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर यहाँ पे भी कहानी बनाना चाहते थे। नहीं, कहानी लेकिन वो उनको सब जगह। मौका नहीं प्रशांत दिया। किशोर दरअसल व्यक्तिगत और बुनियादी रूप से चुप्पा व्यक्ति हैं। और प्रशांत किशोर के पैटर्न को अगर आप समझें तो वो हमेशा अपने इर्द गिर्द वो कहानियां पिरो के रच के रखते हैं ताकि लोग उन कहानियों को सच मान के उनमें उलझे रहें और वो अपने एजेंडे मुद्दे पे कायम रहें। कांग्रेस के पास कहानी नहीं है, इस बात को मैं नहीं मानता हूं। मैं ये मानता कांग्रेस हूं के पास है बाबा 70 साल तो उसी कहानी के दम पर। नहीं, आप 70 इतने साल को गोली मारी। शक्तिशाली मैं राहुल रहे गांधी हैं। की बात कर रहा हूं। मैं 70 साल में जा ही नहीं रहा हूं। 70 साल को गोली मारी अभी। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास
कहानियां राहुल गांधी के पास और प्रियंका गांधी के पास कहानियां हैं। संकट कहानी कहने के कौशल का है। कहानियों का संकट कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास कहानियां हैं उन योजनाओं की जिनको उन्होंने ऐतिहासिक रूप से लागू किया और जिनका नाम बदल के कोई और वजीफा ले रहा है। गांधी परिवार के पास कहानियां हैं दो बड़ी शहादतों की जो उनके अपने घर में, उनके अपने आंगन में हुई हैं। कांग्रेस के परिवार के पास कहानियां हैं अपोजिशन के ऐसे तमाम कृत्यों की, सन 47, उसके पहले और उसके बाद की, जिनको कि वो जा करके मजबूती से लोगों के बीच रख सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी रखी नहीं। उसके पैरेलल विपक्षी उनकी कहानियां रखते रहे। उनको कभी बताया जाता रहा कि वो मुस्लिम परिवार से हैं, पाकिस्तान के हैं, यहाँ के हैं, फिरोज गांधी ये था, जवाहरलाल नेहरू का असली नाम ये था, मोतीलाल नेहरू का असली नाम ये था, इन वजहों से विभाजन हुआ, ये लाभ था, इससे वो छेड़खानी करते थे, इसके साथ उनका ताल्लुकात था। बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें से बहुत सारी कहानियां झूठी हैं, लेकिन उसको गढ़ के कहने का कौशल और निरंतर कहते रहने का कौशल विपक्ष ने इसको अडॉप्ट करके रखा। ये अपनी कहानियों की ग्रंथावली खोज ही नहीं पाए हैं। इनके आंगन में जो कहानियां बिखरी हुई हैं, शायद उनकी पटकथा पढ़ पाने का और उन कथाओं को बाहर आके कह पाने का कौशल वर्तमान चेहरों के पास नहीं है। इस बात से मैं असहमत नहीं हूं, आपसे पूरी तरह से कहानियां हैं। कहानियां किसकी कहानी है? वो सवाल ये है। इनके पास भी कहानियां हो सकती है। इनकी दादी की हत्या की गई, बहुत छोटे थे। इनके पिता को एक विस्फोट में, सुसाइड अटैक करने मारा, एक यूनिक इवेंट में। कहानियां थीं, पर वो कहते कौन सी कहानी है? वो कहते हैं कहानी आज के अनएम्प्लॉयमेंट की, आज के प्रदूषण की, आज के उन्माद की। उससे कहानी किसकी बनती है? हाँ, वो ये फोकस में आप जिसको लाते हैं वो फोकस में रहना भी चाहता है। और यहाँ पर इस देश में अभी तो ऐसे हालात हैं कि कुछ बिल्कुल ऐसे लोगों को भी मैं देखता हूँ। ट्विटर पे बहुत रहता हूँ मैं, तो मैं ट्विटर पे देखता हूँ एक स्वामी बनारस में, उसके जैसे 1.5 लाख होंगे। 1.5 लाख, हो सकता है ज़्यादा ही हों, घाटों पे यहाँ वहाँ भीख मांगते, नहीं भीख मांगते, किसी आश्रम में लेटे हुए। एक ऐसा बयान दे देता है कि आपको उल्टी आ जाए, लेकिन सडनली लोग कहते हैं कि बहुत बड़े हिंदू संत फलाने हैं, ये इन्होंने ये बोला है। और उसके बाद शाम में उस पर डिबेट होती है। अगले दिन हर लोग ट्विटर पे बात कर रहे होते हैं, उसकी क्लिप को शेयर कर रहे होते हैं कि ये फलाना दंडधारी है, जो भी है, दंड पता नहीं, सभी लोग धारण कर सकते हैं, वो गंगा के किनारे खड़े होकर बोल रहे हैं। टीवी वाले ढूंढ लेते हैं ऐसे मौलाना जो इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड बाय टीवी वाले ही हैं, वो मौलाना ढूंढ लेते हैं जो एकदम ऊट पटांग कुछ बोल देते हैं आकर के, ऊट पटांग। और बस उनसे मौलानाओं की छवि बनती है हिंदुओं के मन में कि देखो यार कैसे लोग हैं ये। और जो साधु संत तथाकथित हमारे यहाँ के दिखाए जाते हैं, किसी आदमी ने हरिद्वार में बयान दिया, किसी ने उज्जैन में बयान दिया, किसी ने मुंबई में कुछ बोल दिया, फिर दिखाते हैं देखो ये ऐसे हैं, इनको ये लग रहा है। तो बस ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जेनोसाइड चालू है ना। और विदेश में जो है अभी नोम चोम्स्की, रिहाना और जो बड़े बड़े लोग हैं वो सभी बयान जारी कर रहे हैं। तो अभी पद्मा लक्ष्मी, ये सभी बयान जारी कर रहे हैं कि यार क्या हो रहा है भारत में, पूरी दुनिया को देखना चाहिए क्या हो रहा है। ये पद्मा जो है ये अमेरिका दी है कि रूस दी है? वो हमारे दी है, तमिलनाडु दी। दिक्कत ये है कि पर वो है नहीं, ध्यान आकर्षित करना चाहिए। परसिक्यूशन अगर माइनॉरिटीज़ का कहीं पर भी होता है तो सबको दुनिया में बोलने का हक है, उसमें यहाँ का जरूर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परसिक्यूशन क्या है, किस लेवल का है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब बयानबाजियाँ, उसमें हम फंसे हुए हैं। जो एक्चुअल अन्याय हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ हो या जिनके भी जो भी आदमी जो साइड लाइन क्लासेस हैं उनके साथ हो रहा हो, वो उठती नहीं है। बयानों से ही लग रहा है कि एक दूसरे पे वर्बल वायलेंस, बयान की चल रही है। वर्बल वायलेंस का देश है, पर खुल के हो रहा है और सड़क पे भी हो रहा है, सड़क पे भी हो रहा है। बैरिस्टरों ने कांग्रेस पार्टी बनाई, बैरिस्टरों ने कांग्रेस पार्टी वकीलों ने बनाई, और अभी भी पेल के वकील हैं कांग्रेस में, तनी मनी नहीं, पेल के वकील। राजनीति वकीलों का पेशा है। अगर कांग्रेस के किसी बड़ी वरिष्ठ स्तर की बैठक में कोई बम गिरा दे तो पता लगा कि 17 लोग, 13 वकील सहित 17 की मौत, इस टाइप की कहानी होगी।
काफी विध्वंसक और क्रांतिकारी विचार। हाँ, इसको मतलब गंभीरता से ना लें, लतीफ़ा ही समझिए, डार्क भी हो सकता है कभी कभी। नहीं, लेकिन वकीलों के बारे में सुना है कि वकीलों और पुलिस के बीच वो जब होते हैं अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो वकील काफी हावी रहते हैं, और जो आपका मुहावरा है जबरी मारे रोवे न दे। हाँ, तो वकील बहुत हावी रहते हैं। आजकल तो वकीलों ने G23 बना लिया है। वकीलों का बेस्ट क्या होता है, उनका है कि केस कर दो, हम तो ऐसे भी कोर्ट जाते हैं। हम तो वही रहते ही हैं। तुमको आना पड़ेगा। इस अंजुमन में आपको आना है बार बार। कानपुर में एक मेरा मसाज यहाँ वाला तो- है, उसका नाम यहाँ है तो हम मोहम्मद रहते ही वकील। हैं। तो वो वकीलों का ये पार्टी है। और आप ये समझिए कि देश में अभी चतुर्दिक अश्वमेध के घोड़े की तरह बुलडोजर चल रहा है। रियासत के बाद रियासत लांघता हुआ, मकानों को गिराता हुआ, छज्जों को चूमता हुआ वो चल रहा है। लेकिन ये वकीलों की पार्टी जो अपोजिशन बन करके सत्ता पक्ष को या एक विचारधारा को घेरना चाहती है, एक पिटीशन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कायदे की दाखिल नहीं कर पाई है, जिसमें इन सारे केसेस में बुलडोजर के इस्तेमाल के औचित्य पे, उसके संवैधानिक और आईपीसी से रिलेटेड जो उसके मेरिट्स हैं उसको चैलेंज करते हुए एक पिटीशन कोई कायदे की दे पाए, वो नहीं हो पाया है। बहस कर लेंगे, डिबेट कर लेंगे, ट्वीट कर लेंगे, इसके ऊपर चल रहा है। प्रशांत किशोर वाला जो मामला है ना, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जब हमारे किचन में रखे काले नमक से इलाज होना है, तुम हमको यही बताने आए थे, तो हम तुमको दवा का पैसा काहे दें। और 600 स्लाइड दिखा दिए। हाँ, और तुम कुछ नया नहीं बता रहे, ये सब हम अपने बारे में जानते हैं, कुछ और बताओ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रशांत किशोर ने, वाकई मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर नहीं, आप दुनिया के सबसे बड़े रणनीतिकारों को ले आइए। कांग्रेस को कोई ऐसी नई बात बाहर का आदमी बता सकता है क्या जो कांग्रेस को पता नहीं है? मतलब हमारे घर में चीजें कैसे सुधरेंगी, हमें बप्पा तमाकू कैसे छोड़ी हैं, हमार महतारी मारब कैसे छोड़ी हैं, हमार भाई घूमब कैसे छोड़ी हैं, हमार दीदी शीशा के सामने खड़े होने की आदत कैसे छोड़ी हैं, हम लफाजी कैसे छोड़ब, इसका जवाब बाहर से आके भाई साहब कोई थोड़ी देगा। सबको पता है, हो नहीं पा रहा है। कांग्रेस पार्टी को प्रशांत किशोर ने बहुत सदाश्रयता के साथ कल कहा कि मैंने उनको कुछ नया नहीं बताया है, सब कुछ उनको पता है, उनके पास है, और सब कुछ एग्जिस्टिंग में ही हो सकता है, मैंने केवल उसको कंपाइल करके एक बार उनके सामने रख दिया है। अफसोस उनको इस बात का ज़रूर रहा, और मुझे भी है, कि सोनिया गांधी के अलावा उस 6 घंटे की प्रेजेंटेशन को किसी और ने बैठ के आद्योपांत नहीं देखा। सब लोग बीच बीच में अकह समंग दीर्घा करते रहे। अरे एक आदमी बहुत अच्छा बोलिस, 600 स्लाइड हुआ तो पीछे से एक बोला कि 604 हो गया है, मार्च में 4 स्लाइड और हुआ था हमारा। अच्छा। ये अच्छा। एक थ्योरी इसमें ये चल रही है कि दोनों तरफ की लैंग्वेज इस घटना के बाद एक दूसरे के प्रति अतिरिक्त सम्मानपूर्ण है, बहुत अतिरिक्त ग्रेसफुल हैं। जैसे जो रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट आया सबसे पहले, प्रशांत किशोर का भी जो बहुत जेनरस ऑफर के लिए ऐसा होता है जब दो लोग एक साथ बाथरूम में नंगे नहा लेते हैं ना, तो बाहर आकर के बताते हैं नहीं ये तो अच्छे आदमी है, नहीं मुझे इन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। उसमें बहुत सारे जो कांग्रेस शेयरिंग द बाथरूम एंड बेथिंग टुगेदर। उसमें एक थ्योरी ये है बाबा, मतलब मुझे पता नहीं, बताइएगा। कांग्रेस का एक स्पेस में सुन रहा था, इसमें कांग्रेस के सारे सोशल मीडिया के महारथी थे ट्विटर पे, और वहाँ ये बात चल रही थी कि ये हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पर कुछ समय के लिए स्थगित पोस्टपोन किया गया हो। और आप देखें कि प्रशांत किशोर ने जो उन्होंने 3rd डिग्री में आकर के हमारे यहाँ इंटरव्यू दिया, उसमें भी या इसके पहले जो ट्वीट किए, लीडरशिप को लेकर के एक भी नेगेटिव बात नहीं कही है। इनफैक्ट वो अपने आप को और कमतर, उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी ने आपको भाव नहीं दिया, बोले राहुल गांधी बड़े आदमी, मुझे भाव क्यों देंगे। 3 मीटिंग्स में वो आए, उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनानी, वो सीनियर मेंबर्स की कमेटी थी, उन्होंने मेरी बात सुनी। मतलब आपको नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी को बड़ा आदमी कहे तो ये मजाक है? नहीं। आपको ये कटाक्ष नहीं लगता है? पता नहीं, मतलब इसमें जैसे वो था, इन्होंने कहा कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप कह रहे हैं, और आप कोई खिड़की खुली छोड़ दी है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। और प्रशांत किशोर जैसा आदमी, मतलब बनिए का कितना भी उधार हो, बनिया मुस्कुरा के ही जयराम जी की बोलता है, भाई साहब आज क्या दे दूं? वो 2200 पिछले बाकी है, इसी में जोड़ दूं,
हाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरे महीने का आखिर कैसे होगा, अगले हफ्ते दे दीजिएगा। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का एक बिजनेस भी है, और वो बिजनेस चुनाव का बिजनेस है। अगर वो रिश्ते ऊपर से खराब कर लेंगे तो अशोक गहलोत कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, भूपेश बघेल नहीं देंगे, राज्यों से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं ना। और भविष्य में ऐसे कई सारे बहुत सारी पल्ली चीजें पैदा होंगे जिनके पास से ठीक ठाक बिजनेस मिल सकता है, तो बिजनेस को लाइन को क्यों खत्म करें। पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन बिजनेस तो अभी भी कांग्रेस के बिहाफ पे कर ही सकते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो पूरी घटना, पूरी बातचीत चल रही है, इसको मैं जिस दृष्टि से देखता हूँ उसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि प्रशांत किशोर को आप हायर करें या ना करें, लेकिन अपनी पार्टी को सुधारने का, उसको सही करने का जो समय आ चुका है, भाई आप ये तय कर सकते हैं कि हम नैरो लैक नहीं लगाएंगे, हम डिलक्स का पेंट लगाएंगे, लेकिन पेंट तो करना पड़ेगा भाई साहब। पपड़ी छूट रही है आपकी दीवारों से, पार्टी को तो संभालना पड़ेगा। तो आप प्रशांत किशोर को हायर करो या ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्टी को एकदम उस तरह के बदलावों की आवश्यकता है जिनकी बात हो रही है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, मैं अगर कांग्रेस पार्टी में होता, और कांग्रेस पार्टी ने जो किया एकदम उचित किया, और मैं भी वही करता कि मैं कतई प्रशांत किशोर को हायर नहीं करता। प्रशांत किशोर कोई आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के व्यक्ति नहीं है, और आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट तो आज के समय में किसी का नहीं होता, तो फिर प्रशांत किशोर अछूत क्यों है। लेकिन प्रशांत किशोर राजनीतिक चरित्र के व्यक्ति भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक चरित्र के व्यक्तित्व में एक किस्म की शुचिता चाहिए होती है। आप एक ही जगह पे बात करते हुए दो और जगहों पे बात नहीं कर सकते हैं। आप अनुपस्थितः उपस्थित रह करके दो जगह पे काम संभालें और फिर एक जगह पे आप खुद रहें, ये संभव नहीं होता। दूसरा क्या है, जब आपका राजनीतिक विचार और आपका राजनीतिक चरित्र स्पष्ट नहीं है, तो देश की सबसे पुरानी पार्टी भले ही आज किसी भी स्थिति में हो, उसकी पूरी की पूरी बागडोर कैसे ऐसे एक बिना समय बिताए, बिना संगठन में जांचे परखे ठोके बजाए व्यक्ति को कैसे दे दिया जाए? आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? और सीधे सीओ नहीं बनाएंगे बॉस, तो वो संभव नहीं है। तीसरा क्या है कि, और तीसरा क्या है कि राजनीति में अगर आप किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में फिट होने वाली चीज नहीं है, अगर तो आप किसी कंस्टिट्यूएंसी में फिट हो रहे हैं, इलेक्टोरल कंस्टिट्यूएंसी में फिट हो रहे हैं, तब तो आपको कभी भी पार्टी में लिया जा सकता है और आपको काम पे लगाया जा सकता है या आपका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप सांगठनिक स्तर पर जुड़ना चाह रहे हैं, तो फिर आपको संगठन के साथ समय बिताना पड़ेगा, और संगठन में समय बिताने के साथ साथ संगठन को समझते हुए, आत्मसात करते हुए बदलाव की प्रक्रिया में जाना होगा। फिर आपके कौशल के ऊपर है कि आप कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसको कोई भी कहेगा कि ये बहुत पुरातन पंथी सोच है, लेकिन यही सबसे सेफ गार्डिंग तरीका भी है पार्टियों को बचाने का। अचानक से हम ये तय कर लें कि नहीं, वो जो उसका क्या नाम है, स्टेपनी, नॉर्थ कोरिया वाला, किम जोंग उन। हाँ, किम जोंग उन। काहे को का स्टेपनी कहते हैं? बड़े बप्पा के स्टेपनी है वो ना, मतलब उनका क्रिएट किया वो नहीं। वो जिस धारा चल रहे हैं वो उनको नारे के रूप में मिली है, उसको वो केवल बांधे हुए हैं। तो उनको अगर आप लाकर कह दें कि नहीं, इनकी जमहूरियत को उनको दे दिया जाए संभालने के लिए, तो इनके साथ धोखा भी तो हो सकता है ना। इसलिए कांग्रेस पार्टी का निर्णय भी एकदम उचित है, प्रशांत किशोर का निर्णय भी एकदम उचित है। और मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में दिखाई देता है कि खत्म हो गई है या रुक गई है या बात नहीं बनी है, लेकिन दोनों तरफ से लोगों ने अभी तांत को तालाब से खींच के लगियों में लपेटा नहीं है। चारा शुदा कांटे अभी भी पानी के अंदर डुलुर डुलुर हिल रहे हैं, और अवसर आने पे सही मछलियां उनको अपने मुखारग्रस्त करके और उदरस्त होने के लिए आ जाएंगी। ये अच्छा था लास्ट वाला। लेकिन ये इस बातचीत का एक हासिल रहा मेरे लिए, किसी से रिलीजियस बिलीफ पूछने का कितना अच्छा तरीका है, किस कहानी में यकीन रखते हो। एक तो ये इस बातचीत से हमको लोग वे पूछते हैं ना कि डू यू बिलीव इन गॉड, मैं कहता हूँ विच गॉड। विच ये बहुत असमझ है, ईश्वर में सारे कोई किस वाले में। अरे माटी बानी एक बैंड है इंडिया का नया, उसमें बाहर के भी बहुत सारे, क्या नाम है? माटी बानी, बहुत अच्छा बैंड है और प्योर इंडिजिनस बैंड। उसमें फिर उन्होंने कुछ कुछ और सिंगर्स को और इंस्ट्रूमेंट और म्यूजिशियंस को जोड़ा है दुनिया भर के। तो उनके बहुत सारे गाने, उसमें एक गाना है उसकी लाइन ही है, मतलब हिंदी का गाना है, उसमें बीच बीच में अंग्रेजी की भी पंक्तियां हैं। तो उसमें है कि विच गॉड यू प्रे एंड हाउ मेनी टाइम्स अ डे।
वो गाना मैं बार बार सुनता रहता हूँ रिवाइंड करके। और दूसरा, ये पुरानी बहस है, पर मैं इसमें 3 तालियों को आमंत्रित करता हूँ कि वो चिट्ठियों के ज़रिए बताएं कि कांग्रेस की समस्या स्टोरी की समस्या है या स्टोरी टेलिंग की समस्या है। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की समस्या राष्ट्रीय समस्या है। इस देश की समस्या कांग्रेस की समस्या है। न देश को अपना इलाज समझ में आ रहा है, न कांग्रेस को अपना इलाज समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं कि देश को पता है कि इसका इलाज क्या है, स्वर्णिम अतीत से निकल करके आया हुआ देश है, महापुरुषों और कथाओं के दृष्टांतों से भरा हुआ है, लेकिन सुधर नहीं रहा है। और कांग्रेस के साथ भी यही है। लगता है कि देश का चेहरा और मैदान की दूब यानी कांग्रेस हिंदुस्तान की राजनीति की दूब है। कितनी भी पीली पौ जाए उसमें हरे होने की संभावना रहती है। ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, बहुत जगह घास भी नहीं उग रही आजकल। वहाँ खजूर उगाए हैं। हाँ, मैं सोचता हूँ अगर रसूल अल्लाह इधर होते, मतलब अरे इधर हैं आप, कभी बाबतपुर एयरपोर्ट से बनारस आइए। इंडिया में पैदा हुआ होते तो रोजा आम से टूटता, वहां थे तो खजूर से टूटता है। हाँ, ऐसी है अपने। लेकिन जाड़े में क्या करते हैं? सर सैयद अहमद खान जिन्होंने ये यूनिवर्सिटी बनाई है, इन्होंने पूरा डिजर्टेशन लिखा है आम पे कि हराम है कि हलाल है, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये क्लियर नहीं है कि आम खाने से आप जहन्नुम में जाओगे, पर ठीक बात भी नहीं है। शुगर हो गई होगी उनको लिखते समय। ग्रे जोन में है। ग्रे जोन में है। वो हरा आम के बारे में कहा है उन्होंने। संधि तो यही बताती है, हरा आम हराम है। बाइबिल वो ग्रीन मैंगो मोर वाला सुना था बचपन में? ग्रीन मैंगो मोर वही वाला है। बाइबिल और कुरान में आम का उल्लेख नहीं है। वो जो जेरूसलम से 700-800 किलोमीटर के आसपास जितनी चीजें होती थी उसी का उल्लेख है। आज का एजेंडा बता देता हूँ। आज भूलने पर बात होगी। भूल जाने की उपयोगिता क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं की दुविधा क्या है, और याद रखकर लोग क्या उखाड़ लेते हैं और भूल कर क्या पा लेते हैं। तो क्या बात। भूलने के नफ़े नुकसान याद करेंगे। भारत में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें नहीं भुलाया जा सकता, जिन्हें याद रखने की उपयोगिता है। बिजार खबर में उन समोसों की बात जो 30 बरसों से एक टॉयलेट में बनाए जा रहे थे। बाबा का दिया शब्द है हगन डहा। आज हगन डहे समोसों पर बात होगी। और 3 मई को वर्ल्ड, हाँ वो भी है। बर्तानिया की बड़ी मशहूर आइसक्रीम केसी दास ने रसगुल्ले बनाए, हागेन-डाज़ ने आइसक्रीम। अरे बर्तानिया की सबसे मशहूर आइसक्रीम भाई। अरे इतनी महंगी, हम क्या बताइए, हगंजा खाने के लिए जो लोग 40-40 पाउंड दे रहे हैं, निकल लाहौल बिला कुव्वत। 3 मई को बाबा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है, तो इस बहाने एक संक्षिप्त और सारगर्भित चर्चा होगी बाबा से कि जिद्दी से जिद्दी कपड़ों को प्रेस कैसे करें। और आखिर में 3 तालियों की चिट्ठियां हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पोर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी। आज तक रेडियो पर यह है 3 ताल। हम हैं सरदार और हमरे बगलिए बैठे हैं ताऊ बाबा। जब कभी बाबा में भूलने और याद रखने की पहेली
के विचार प्रक्रिया में जाता हूँ तो बहुत उलझ जाता हूँ, है ना, कि क्या भूलें क्या याद करें का द्वंद्व बहुत रियल लगता है। और ये लगता है कि हम क्या भूल गए हैं, अगर ये याद है तो भूले कहाँ हैं। बिल्कुल, 2 शेर मुझे तुरंत याद आते हैं इसके। एक तो ये कि मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं, कि तुम तो फिर भी हकीकत हो कोई ख्वाब नहीं। और दूसरा एक शेर जो इसके ऊपर जबर है, वो तुम्हें याद करे जिसने भुलाया हो तुम्हें, ना कभी हमने भुलाया ना कभी याद किया। यही ये सब पहले आप दे देते थे 10-15 साल पहले हमको ले। तो जो चीज़ें याद आ रही हैं फिर आप वाकई भूले नहीं हैं। बस ये है कि किताब इतनी लंबी हो चुकी है याददाश्त की कि उसमें वरक से वरक तक पहुंचने में वक्त लगता है। कभी गुरुद्वारे में देखा है गुरु ग्रंथ साहब के पन्ने पलटने की प्रक्रिया? एक एक पन्ने को थामा साधा जाता है, बहुत आराम से रखा जाता है, सिलवटों की सभी गुंजाइशों से फारिग हुआ जाता है और फिर उसका वाचन होता है। तो जो याद आ गया वो भूले नहीं। मरीचिका जीवन की ऐसी है जो हर इंसान के अंदर एकदम एक कॉमन टेंडेंसी रखती है, और वो टेंडेंसी है ना भूलने की। सृष्टि का हर व्यक्ति हर एक चीज़ को जो भी उसने अपने जीवन में देखी और अर्जित की है याद रखना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो कहेगा कि यार ऐसा है कि सुनो 95 से 99 तक डिलीट कर दो और फिर 2000 से चालू करो, या उस दिसंबर की सारी बातें। ये तो प्रकृति है जो हमको बुलाती चल रही है। वो कहती है कि देखो जितनी टेम्प फाइल बन गई हैं उनको क्लियर कर रही हूँ, और जो अनएक्सप्लोर्ड ऐप है ना उनको मैं डीप स्लीप में भेज रही हूँ, क्योंकि 3 महीने से आपने छुआ नहीं है उनको। और काफी टेक्निकल है ये टेम्प फाइल सब पता नहीं होता ये सब। तो वो तो एक फोल्डर होता था, टेम्प फोल्डर। हाँ, टेम्प फोल्डर होता था। और टेम्प फोल्डर जो है मेरे लिए तो टेम्प फोल्डर मेरे डेस्कटॉप का टू डू फोल्डर होता था। मतलब उस दिन जो भी लिखा है वो टेम्प में गया, फिर जो मेलिंग में चला गया, अगले दिन आके टेम्प को क्लियर करना है, अपना उस दिन का काम नया शुरू। मैं सारे कॉन्टैक्ट जैसे प्लम्बर, ड्राइवर, नंबर लिख लो जी, फोन कर देना, उनका सबके नाम क्या के सरनेम में टेम्प लिखता हूँ, तो डिलीट करने में याद रहता है। नहीं तो जुड़ते जाते हैं। पता चला कि वो प्रॉपर्टी डीलर जिससे कि 1996 में मिले थे उसका नंबर पड़ा हुआ है। एक थोड़ा पहले ना इसमें कुछ चाह रहा हूँ कि निजी उदाहरणों से शुरू करें। जैसे हर किसी की कुछ खास चीज़ें भूल जाने की आदत होती है। जैसे मेरे साथ होता है कि अक्सर चश्मा भूल जाता हूँ, या चश्मा लगा कर चश्मा ढूंढता हूँ, ये होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नज़दीक की ऐनक से उसे कैसे मैं ढूंढूं, दूर की ऐनक जो कहीं दूर पड़ी है। आप लोगों की सबसे कॉमन भूलने वाली चीज़ें क्या हैं? लोग तौलिया भूल जाते हैं बाथरूम जाते हुए, चार्जर भूल जाते हैं। मेरी सबसे कॉमन चीज़ भूलने वाली नाम है। मैं लोगों के नाम भूल जाता हूँ। हाँ, वो बिटिया का नाम रहा। हाँ, तो सामने खड़े हुए व्यक्ति का मैं उसके अभिवादन को स्वीकार करने के बाद या उसे अभिवादन करने के बाद अक्सर यह नाम सोच रहा होता हूँ, अरे यार ये संजय हैं कि संजीव हैं, कहाँ मिले थे? अभिमलेश निकला। हाँ, अभिमलेश निकला। और हम सोच रहे थे कि नहीं ये तो नवभारत टाइम्स में थे, कहीं नहीं हम तो आपको फलाने धरने में मिले थे। बताइए, मतलब धरने का नवभारत टाइम्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन है बना हुआ दिमाग में जबरदस्त। लेकिन संजय, संजीव और विमलेश, मतलब ऐसा लग रहा है तीनों नाम ऐसे हैं कि संजय और संजीव नहीं तो विमलेश ही होगा। हाँ, विमलेश तो होना ही चाहिए। तो नाम जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैं भूलता हूँ, और उससे मैं परेशान हूँ। बाकी चीज़ों को मैं खोज लेता हूँ और वो मिल भी जाती हैं, लेकिन नाम मिलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। मैं कितने ही लोगों से फ़ोन पे जो गुमनामी बाबा की तरह अनजाने नंबरों से कॉल करते हैं, और मैं ट्रू कॉलर वगैरह नहीं रखता हूँ अपने फ़ोन में, क्योंकि चट्टे ऐप हैं ये सब, तो इससे बच के रहते हैं हम। लेकिन भैया हम बात भी कर लेते हैं कई लोगों से, 15-20 मिनट बात हो जाती है, और फिर भी मैं सोचता रहता हूँ कि इसका नाम क्या था। ताऊ आपके साथ सामान भूलने वाले ना, तौलिया भूलना, घड़ी भूल जाना, ये सब भूल जाना खतरनाक नहीं है, क्योंकि वो मिल जाता है। ये भूल जाना कि मैं ढूंढ क्या रहा हूं वो खतरनाक वो है। बहुत खतरनाक है। वो कई बार मेरे साथ हुआ है कि मैं ढूंढ रहा हूं कुछ, ये जानते हुए कि क्या ढूंढ रहा हूं,
और फिर ढूंढते ढूंढते इतना वक्त लग जाता है। ताऊ, मैं किचन से लपक के आता हूँ, कड़ाही में छौंका पड़ा हुआ है, लपक के आता हूँ फ्रिज तक कुछ लेने के लिए, और फ्रिज का दरवाजा खोलने के बाद सोचता हूँ क्या लेने क्या आया था, क्या निकालना था इससे। ये होता है। ये सबसे खराब होता है। और नाम मैं भूलने लगा हूँ, शेर मैं भूलने लगा हूँ, अपने लिखी हुई चीज़ें भी भूलने लगा हूँ, कभी कुछ किसी को कहा था ये भूलने लगा हूँ। बहुत बुरी चीज़ है ये, जो मेरे साथ भी हो रहा है। एकदम आप बारीक पकड़े हैं। किससे क्या संवाद हुआ था ये याद नहीं। आप आजकल मैं देखता हूँ ना उसमें नेटफ्लिक्स में या सिनेमा में कि दो लोग बतिया रहे हैं, फिर वो बता रहा है कि नहीं तुमने मुझसे ये कहा था। हमको लगता है गजब बात है, इसको याद है यार, हमने किससे कब क्या कहा याद ही नहीं पड़ता। मुझे क्या होता है कि मैं कई बार कई सारे विषयों में भाग लेता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ घर में कुछ बात में, और फिर मुझे बोला जाता है तुमने तो बोला था। हाँ, और मैं सोचता हूँ मैंने कब बोला था क्योंकि मेरे लिए वो पास हो जाता है और वो सेव नहीं होता। ठीक है, बाबा के उदाहरण ही दे रहा हूँ मैं। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मैं आजकल मैंने एक नया, कल मुझे 30 लोगों का इंटरव्यू करना था एक साथ, है ना। अब जिनसे आप पहली बार मिल रहे हो, आप कैसे याद रखोगे उनके नाम से उस चेहरे को। तो फिर मैंने सबको इंटरव्यू के बाद मैंने कहा कि आप मुझे एक कहानी सुनाइए, कोई भी कहानी, ताकि फिर मैं, चूंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत फॉर्मल होते हैं, वो सबसे आप पूछते हैं और वो उसमें यूनिकनेस कुछ नहीं होती। जीके के सवाल अगर पूछ लिया आपने तो सब जवाब दे देगा, नहीं देगा। तो कहानी, तो मैं कहानियों से उसको याद कर लेता हूँ। पर सबसे खतरनाक जो जीवन में अब हो गया है उम्र के साथ, बाबा के उदाहरण को मैं थोड़ा आगे ले जाऊँ, मोबाइल जब नया होता है ना, बहुत फास्ट चलता है, बहुत फास्ट, और वही मोबाइल 2 साल के बाद एकदम स्लो हो जाता है। अपन ना उसी में, अपन बचपन को मिस करते हैं ना बहुत ज़्यादा, बचपन के दिनों में वापस जाना चाहते हैं। आप बचपन को मिस नहीं करते, आप बहुत लाचार थे, आपको कोई अकल नहीं थी। आप मिस करते हैं आपका हार्ड डिस्क का खाली होना। उस समय आप बिल्कुल नादान थे, हार्ड डिस्क बिल्कुल खाली था, और तभी आप एंजॉय कर पाते थे। हाँ, रैम चकाचक थी, स्पेस। जैसे जैसे वो भर रहा है वैसे वैसे मामला बिगड़, मेमोरी कम हो रहा है, शॉर्ट पड़ रहा है। क्या होता था पहले, आपसे बात की हमने तो हम दोनों ने बहुत लंबी बात की। बात तो टेक्स्ट में होती थी ना, 15 KB 20 KB कर लोगे अगर दिन भर बतियाए तो। अभी क्या होता है, व्हाट्सएप पे इमेज आता है, और वो इमेज होता है 30 MB का। हम क्या सोचते हैं वो फोन की मेमोरी खा रहा है। नहीं भाई साहब, सारा कलर डिटेल सब कुछ आपके आंख ने उसको रिसीव किया, कॉपी हो गया ब्रेन में। वीडियो 300 MB की, आप सोचो। फिर मैं सोचता हूँ यार वो कौन सी पिक्चर थी उसमें देखा, कैसे याद रहेगा भाई कौन सी पिक्चर थी वो, और अल पचिनो था कि रॉबर्ट डिनिरो था, कैसे याद रहेगा। क्योंकि उसके बाद आपने व्हाट्सएप के इतने वीडियो देख लिए हैं, कोई तो लिमिट होगा यार। 1000 GB का आपको अगर किसी ने दे दिया है मेमोरी, आप उसको ऐसे यूज कर रहे हो। हम ये कहते हैं आहार पे कंट्रोल करना, तो लोग समझते हैं कि आहार माने खाना। आहार का नियंत्रण होता है कि कंज्यूम क्या कर रहे हो आप। तो कितनी पिक्चरें देखनी है, कितनी किताबें पढ़नी है, कितने गाने सुनने हैं, और कितने पॉडकास्ट सुनने हैं। क्योंकि आप अगर ज़्यादा आहार लोगे तो मोटे हो जाओगे और स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगा। इसलिए बहुत कम लोगों से बात करें, ज़्यादा लोगों से फालतू का इंफॉर्मेशन मत लें। हाँ, कुछ लोगों से बात करें। आप देखना मेरी उम्र में ना मैं कोई नए गाने नहीं सुनता, AP ढिल्लों में सुनता ही नहीं, सब सुन रहे हैं, मैं नहीं सुनता। क्यों? आप देखना ये बूढ़े पुराने किशोर कुमार के गाने बहुत सुनते हैं, उनको किशोर के गाने, जगजीत सिंह ये बड़े पसंद आते हैं। क्यों पता है? जगह नहीं है। किशोर के गाने की एक लाइन याद है, आदमी सिर्फ उसी फाइल को खोलना चाहता है, उसी को वहीं सेव कर देता है, रिसेंटली मॉडिफाइड। ठीक है, नया गाना सुनेगा तो लोग कहते हैं यार आप पापा, बच्चे कहते हैं पापा प्लीज यार आप ये वही गाना लगा दिया। उसको ये दर्द नहीं पता है उसको पापा का कि हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है भाई। ब्राउन मुंडे सुनेगा, उसके दिमाग में घुस जाएगा 2 एक्स्ट्रा वर्ड। उसकी म्यूजिक की फाइल भी आजकल अच्छी होती है, तो 3-4 MB तो ले ही लेगा ना। कहाँ से बेचारा बुढ़ा उसको बर्दाश्त करेगा। भूलने भुलाने में सबसे बड़ी बात यही है कि आप अपनी कैपेसिटी को याद रखें। याद रखना, भूलने की कोई बीमारी नहीं होती। लोग कहते हैं उसको भूलने की बीमारी है, याद रखने की बीमारी बहुत खराब है। जो याद रखते हैं वो बहुत तड़पते हैं। उनको किसी ने गाली दे दी, जिसने गाली दे के भूल गया, इसने ली और याद कर रहा है। अरे ताऊ, 4 रिसेंटली मॉडिफाइड फाइल उसकी देखो तो वही है, क्योंकि हर घंटे उसने मुझे गाली दी थी, उसको खोल रहा है।
भाई तेरा स्पेस जा रहा है, उसका कुछ नहीं जा रहा, चकाचक चल रहा है वो, आपका फोन स्लो हो रहा है, उसकी चिंता करो। अरे 3-4 मामले ऐसे हुए हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति हमको कई साल बाद मिला, हम उससे बोले, और क्या हाल है, हमने कहा, तो उसने कहा हाँ ठीक है आप कैसे हैं, ऐसे बातचीत, हमने कहा संपर्क में ही नहीं रहे आप, क्या बताएं, आपने उतना गरियाया था उस दिन, उसके बाद से बातचीत बनती है। हमने कहा अच्छा अपने को पता ही नहीं है भाई साहब कि हम उसको पेल चुके हैं वो तो मिलतुर था लेकिन करता क्या। तो ये जो मरीचिका है ना, बहुत विचित्र है। ये जो याद रखने के ना बाबा जतन है बहुत सारे, जैसे लाल बेटे कक्का दी हो यार तुम यबलू, हाँ याद रखने के जतन है, पर भूलने के जतन क्या है, मतलब जैसे कह रहे हैं भूल जाना अच्छी बात भूलने है, का कोई जतन नहीं होता है, भूलना असाध्य लगता है कभी कभी। भूलने का कोई जतन नहीं है, क्योंकि भूलने का जतन ही याद करना है। यस, यही वो शायरी में कहा गया है ना, जतन, हाँ, भूलने की कोशिश नहीं, वो याद तो कह रहा है करना। कि तुम कंटिन्यूअस हो ना, कभी हमने जिसको भुलाया ही नहीं उसको याद क्या करना है। कोई चीज आपके दिमाग में नहीं थी, फिर अचानक से याद है, अरे यार हमारे क्लास में तो सोहन त्रिपाठी भी पढ़ते थे, बहुत दिन आपको याद नहीं रहा ना। लेकिन आप आज तक रेडियो में 3 ताल में हर हफ्ते कुछ सुनाते बताते हो, ये याद थोड़ी करना पड़ता है आपको, कंटिन्यूअस है। तुझे भूलने की कोशिश में तुझे और करीब पाता हूँ। तो भूलने का जतन याद करना है, दोहराना, तुम रिपीटिशन। बहुत याद आए भूल जाने के बाद। ये दलदल है, एकम जितना तेरा, माओ मारोगे उतना धसोगे। 13 13 दूनी 26, 13 39 ना, ये जो है ना 13 चौके 52, 13 25 65, ये क्या है, आप उसको भूल नहीं सकते हैं। आप जो जितना दोहराते जा रहे हैं उतना वो याद होता जा रहा है। तो भूलने का जतन, जिस चीज को भूलना हो ना, उसमें दिल लगाना, दिमाग लगाना, आंख लगाना, 3 चीज लगाना बंद कर दीजिए। ना देखो, न सोचो, न विचारो। स्वाचो को तो अलग मीनिंग भी होता है। हाँ, वो सोच है। अलग टेंजेंट पे चला गया। आप उसको दबा दे और चल दे। अच्छा, ये है कि जैसे मन की क्लेंजिंग की बहुत बात होती है, भूलते रहिए, मन की क्लेंजिंग होती रहेगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया, ठीक है यार बुरा हो गया, आप भूल जाइए, मतलब भले ही आप उसको माफ़ी दें या ना दें, पर अपने दिमाग से उसको भूल जाइए। पर कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि याद रखनी चाहिए, वो आपकी चेतना के लिए, निजी चेतना के लिए ज़रूरी है। मैं 1-2 उदाहरण देता हूँ। जैसे कोविड के दृश्य किसी को क्यों भूलने चाहिए, या जो लोग उस समय थे जब देश का बंटवारा हुआ, वो किसी को क्यों भूलना चाहिए। मुझे याद नहीं आ रहा किसने ये बात लिखी है, पर उन्होंने ये कहा था कि बंटवारा एक ऐसी चीज़ है जिसको भूल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर याद रखना खतरनाक है। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं वाला द्वंद यहाँ पर भी आता है कि कुछ चीज़ों को तो याद रखना ही चाहिए कि ऐसा हुआ था, क्योंकि उसको अगर आप भूल जाएंगे, है नहीं, ये देखिए रियलिटी के साथ प्रॉब्लम यही थोड़ा अनडिफाइंड सा है। ये अनडिफाइंड है, लेकिन अनडिफाइंड क्यों है ये समझिए, क्योंकि ये ह्यूमन एबिलिटीज में है नहीं कि वो याद करने और भूलने को कभी भी नियोजित कर सके। भूलने की प्रक्रिया के लिए उसे बहुत विलगाव लाना पड़ेगा, जो हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। आप जाके अमेरिका बस जाइए, तब भी आप भूल जाएंगे कि 1992 में क्या हुआ था, ये संभव नहीं है, नहीं हो पाता है। याद करने वाले में भी यही है कि आप जब तक रटते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, बलात् उसको बार बार सामने लाएंगे, इतना रिपीट हो लेगा कि वो वर्कों पर रखे हुए चाय के प्याले के निशान के माफिक बार बार आपको दिखेगा, तो आपको याद रह जाएगा। इतना ही हो सकता है, बाकी आप इसको कभी मैनिपुलेट कर नहीं सकते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा गोरख धंधा है। जो लोग कहते हैं कि हम आपकी स्मृति मजबूत कर देंगे, आपको ये चीज़ें भूल जानी चाहिए, ये काले अध्याय हैं। जैसे ही आप किसी से कहते हैं ना भाई साहब, जैसे ही आप किसी से कहते हैं कि आप पार्टीशन को भूल जाइए, आप उसको याद दिलाते हैं कि पार्टीशन हुआ था। पार्टीशन हुआ था ये बात मैंने 2 महीने पहले सोची थी या 2 हफ्ते पहले सोची थी, तब से नहीं सोचा था। आपने झूठा वादा करके आज हमारी उम्र बढ़ा दी। आपने कह दिया कि पार्टीशन को भूल जाइए आप। ये कहते ही आपने मुझे पार्टीशन याद दिला दिया। भूलने का जतन याद करना है। चीज़ों को आप भूल नहीं सकते हैं, और मुझे लगता है कि चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। कुछ चीज़ें हमको हमारे अस्तित्व की पारिस्थितिकी में मिलती ही हैं, वो हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक इतिहास का हिस्सा होती हैं। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन फिर से आता है, वही यही है इसमें। और इससे आप निकल नहीं सकते हैं। ये आप
बुर्का आपकी चॉइस हो सकता है भाई साहब, ये आपकी चॉइस नहीं हो सकती। मेमोरी में स्पेस कितना लेती हैं निजी और सामूहिक आपदाएं? इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस कमरे में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति ने पार्टीशन देखा नहीं है, तो भूलने का तो सवाल ही नहीं है न याद करने का सवाल है। इस बात में बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार होलोकॉस्ट की मेमोरी को जिंदा रखा जाता है ताकि वो चीज़ें रिपीट ना हो रही हैं पूरी दुनिया में, है ना। हमको वर्ल्ड वॉर की त्रासदी भूलनी नहीं चाहिए, अगर भूल जाएंगे तो फिर हम वर्ल्ड वॉर करेंगे, हम करेंगे, पहली के बाद दूसरी की ना। ये सब बकवास है कि मुगलों ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, उसको हमें याद रखना है, क्योंकि भूल जाएंगे तो फिर हम इतिहास से सीख कैसे लेंगे। ऐसा है, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट नहीं है वो ज़्यादा हिस्ट्री जानते हैं आजकल, है ना। यही नहीं भूलने की कवायद में भूलना और याद करना, बाबा ने सही कहा, उसको हम नियोजित नहीं कर सकते। भूलना और याद करना वो आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है, पर आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए बार बार पीछे देखना सही नहीं है। अगर जब तक आप शेर नहीं हैं पीछे मत देखें। सिंहावलोकन। शेर नहीं, आप पीछे देखेंगे आगे से कोई लपक लेगा आपको। उस दूसरी बात, आपकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। मिट्टी पाओ आगे बढ़ो वाला वो एकदम आगे बढ़ते रहना है। याद करना, आपके पिछली गर्लफ्रेंड को याद करते रहो, आप उसके पिछली वाली को याद करते रहो, उसके पिछली वाले, फिर बचपन तक में के साथियों को याद करते रहो। अगर याद आती है तो जाके मिल लो। अपनी पूंछ खुजाने वाली बिल्ली गोल गोल घूमती रहती है और दिशाहीन हो जाती है। एकदम भूलने याद करने में पड़ना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि टेंशन देना चाहिए, लेना कभी नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में टेंशन ना लें। ये कितनी बड़ी फिलोसफिकल बात थी, कितनी आसानी से बॉलीवुड ने जिस भी फिल्म में थी, मुझे याद नहीं, टेंशन देने का नहीं, देने का, हाँ, लेने का नहीं। तो वही। और ये जो ताऊ कह रहे हैं ना, इसमें भी इंसान की नवैयत पे भी ये बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। इसी शब्द का इंतजार कर रहा था। हाँ, जैसे आपका नाम है राम भरोसे, तो आप जहाँ पैदा हुए हैं राम भरोसे ही हुए हैं, और आपको कभी भी इतिहास, समाज, दुनिया, बेबीलोनिया की लड़ाई से लेकर के हवाना के जंगलों तक की तमाम कहानियाँ, कार्टेल किसे कहते हैं और जैज किसे कहते हैं, ये आपको किसने बताया नहीं ना, आपने इसको पढ़ा। तो रिसीविंग के लिए पेन ड्राइव आपकी ज़िंदगी में कम पहुंची गई, इससे भी आप सेटल्ड रहे। तो हो सकता है कि दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति उनको समझे मॉडर्न पब्लिक स्कूल से पढ़ा हुआ कि चपलंडूस हैं, एकदम कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन चपलंडूस खुशी खुशी सो रहा है, उसके पास बहुत चीज़ें याद करने को नहीं है। उससे कहा कि हाँ जाउन 92 में आग लागी रहे ना गाँव भैया, जान जो 26 कुरिया जली गई रही, उसका इतिहास चेतना वो है। वो वहाँ की चीज़ों को अपनी ड्राइव में रख करके मस्ती से घूम रहा है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसका बहुत इंटरेस्ट नहीं है लोगों के व्यवहार में उलझने का। वो व्यक्ति कितना भी बिजी व्यक्ति हो, बड़ा व्यक्ति हो, वो अपने आप को चीज़ों से निकालता रहता है। एक आदमी उससे बहुत औसत कद का और पद का और चेतना का है, लेकिन एग्रेसिव है, और एग्रेसिव होने के कारण उसे अपने और दूसरों के सभी एग्रेसिव कृत्य याद रहते हैं, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ही है एग्रेशन में। उस व्यक्ति से ये अपेक्षा करना कि वो ये भूल जाएगा या तुम मन से निकाल दो, किसी ने तुमको बुरा कहा भूल जाओ, ऐसा होता नहीं है। इंसान की नवैयत का पिटारा जो है, अगर कोई कागज़ लिए घूम रहा है तो बहुत पानी सोखेगा, और अगर कोई पॉलीथीन बांधे हुए है अंग विशेष पे, स्थान विशेष पे, तो उसका कोई हिस्सा गीला नहीं होगा, वो बच के निकल जाएगा। तो ये इसलिए मैं कह रहा था ना बीच में कि ये बिजनेस है कि हम आपको कागजी हैं पैर हम ना, ये कितना बड़ा बिजनेस है। लोग कहते हैं ना कि मैं आपको शून्य में ले जाऊंगा, मेडिटेशन से आप जो है ना सब विचार स्थिर हो जाएंगे, ये जो भागती हुई रील आँखों को बंद करने पे आपको दिखाई देती है, ये सेटल होने लगेगी। उसके बाद में जो अंधेरा दिखता है ना, धीरे धीरे वो केसरिया प्रकाश में परिवर्तित होने लगेगा और आप अभ्युदय की तरफ चल पड़ेंगे। ये शुद्ध रूप से कंघी बेचने के तरीके हैं, शुद्ध रूप से, इनमें कोई सत्य नहीं है। कोई एक व्यक्ति, कोई एक साधक मुझे अभी तक मिला नहीं जिसने ब्लैंक अचीव कर लिया हो। एक साधक ने 4 दिन प्रयास किया, 4 दिन का वर्कशॉप मैंने किया था। एक साधक ने 4 दिन फुल प्रयास किया मुझे ये शून्य में ले जाने का और मुझे विभिन्न कुरीतियों से आज़ाद करने का। कार्यक्रम के समापन पर मैंने उन्हें बियर पिलाया।
गर्मी पड़ रही थी। पहली बार उन्होंने पिया। उन्होंने कहा मुझे एक्चुअली ग्लिसरीन इसमें होता है। मैंने कहा निकाल देता हूँ। बियर से ग्लिसरीन उनको निकाल के दिखाया तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अब तो शुद्ध जौ हो गया है। हमने कहा बिल्कुल जौ हुआ सो हुआ। आप पियो। 4 दिन जो हुआ सो हुआ, अब आप बियर पियो। और हमने उनको बोला कि देखिए इस 4 दिन का हमको कोई फायदा नहीं हुआ है। अपन एक ही तरीका जानते हैं माइंड को स्थिर करने का, कुछ करते रहना चाहिए। क्या होता है, बिजी रहने मनुष्य ने कुछ भी आगे का देखा नहीं है, तो वो जब बैठता है ना तो पीछे की रील चलती है। सिंपल है। गाना भी वो जो सुने हुए हैं, चीजें जो देखी हुई हैं, बातें जो की हुई हैं, वही चलता है। क्यों? आगे का कुछ देखा ही नहीं है। आगे का अगर आप देखने लगेंगे तो फिर पीछे वाला साइड ले लेगा। आप ऐसे बैठे हुए हो और फिर कहते हो अरे यार मुझे याद आ रही है चीजें। ऑफ कोर्स बैठे हुए तो याद ही आएंगी। खलियर बैठे हो। आप एक बात बताओ, अपने को अब तवा छू के पता चलता है कि हाथ जल जाएगा, है ना? बचपन में छुआ था, हाँ, मेमोरी में आज तक सेव याद है। एकदम याद है। तो क्या हम बैठ करके सोचते रहते हैं कि तवा गर्म होता है, उस पर हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो हाथ लग जाएगा। हमें एक ही बार में कंप्लीट नॉलेज है, हम तवे को हाथ नहीं लगाते। याद करने की आवश्यकता नहीं होती कि बर्फ ठंडा होता है, ये याद करने की आवश्यकता है ही नहीं। न भूलने का कोई कारण है। आप बर्फ देखेंगे याद आएगा, तुरंत वो फाइल खुलेगी, आपको बता देगा बर्फ है, ठंडी होगी, छुएगा तो पता चल जाएगा। ये याद करने की जरूरत नहीं होती। आपको आवश्यकता होगी। बैठे भी हो ताऊ, मान लीजिए हम क्राउन देख रहे हैं बैठ करके, तो नार्कोस थोड़ी चल रहा होता है दिमाग में। यस, और अगर चल रहा है तो क्राउन तुरंत बंद कर दीजिए इसका, क्योंकि वो देखने लायक नहीं, वो आपका ध्यान खींच नहीं पा रहा, सुपर फ्लॉप है वो। एक उक्ति है, उसको बदल के अगर कहें, व्यस्त मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निवास करता है। बिल्कुल। आप मस्तिष्क को व्यक्त रखें या सो जाएं। दूसरी बात, अगर चीजें आ रही हैं दिमाग में तो आने दें। उसमें कि यार मैं याद नहीं करना चाहता हूं पर वो याद बहुत आती है। भाई साहब खलियर हो, इसीलिए याद आ रही है। धूप में निकलो, 44 बाहर है, मजा आ जाएगा, सब भूल जाओगे। कुछ ऐसे पर्सनल वाकये, कुछ ऐसी घटनाएं क्या, या कुछ ऐसे व्यक्ति याद आते हैं, जैसे कोई ड्राइवर जिसने आपको कभी बहुत ऐसे समय पे कहीं पहुंचाया हो, जिसने लड़खड़ाते हुए कहीं पकड़ लिया हो, कुछ सिखाया हो, ऐसी कोई घटना। जैसे मैं एक बताता हूँ शुरुआत के तौर पर। मैं 10-1 साल, कभी कभी तुम भी बताया करो। हाँ, तो मैं 10-1 साल का था। और आज भी वैसे ट्वीट पे किसी ने लिख रखा है कि सरदार हमका बोले के मौका कम मिली, तुमका बोले के मौका कम मिली। तो 10-1 साल का था और वो इसलिए याद है कि मैं गली में ऐसे कहीं जा रहा था और गली पतली थी और एक बाइक वाले से मैं टकराते हुए बचा। उसने ब्रेक लगाया और उसने ब्रेक लगाने के बाद मुझे, यानी 10 साल के एक बच्चे को, बहन की गाली दी। और वो मैं रिसीव करने के एंड में, मैं पहला मेरा वाकया था कि मुझे 10 साल के एक बच्चे को बहन की गाली दी गई। मैं उसके पहले जिस तरह के पृष्ठभूमि में रहा था, मुझे कभी किसी ने गाली नहीं दी थी, पर मैं जानता था, एक सब ये था कि गाली कुछ होती है ऐसी, उसका बहुत मीनिंग नहीं पता था। तो मैं एकदम ठिठक गया और बहुत देर तक ठिठका रहा। मुझे उस आदमी का चेहरा याद नहीं है, मतलब हेलमेट नहीं लगाया था उसने, लेकिन वो याद नहीं, लेकिन वो सीक्वेंस याद है कि उसके बाद उसने कैसे कंधे उचकाए थे, फिर कैसे किक मार के दोबारा वो एक्सेलरेटर उमेट के आगे बढ़ गया था और मैं वहीं खड़ा रह गया था। उसने उस समय मुझे बहुत परेशान किया था कि ये क्या कह कर गया, ये कोई ऐसी बात कह कर गया है जो बहुत अपमानजनक है, जो मेरे पूरी गरिमा को, प्रतिष्ठा को, सब उसने ध्वस्त कर दिया है। बाद में मैं मतलब, लेकिन चूंकि कई साल तक ये स्मृति में रही तो अभी भी है। और अब मुझे कोई गाली देता है जो कि सार्वजनिक उस पेशे में है, पत्रकार गाली सुनते हैं बहुत सारे, कई बार नाम लेके लोग लिखते हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन चूंकि ये पहली स्मृति थी गाली की, तो ये मुझे बार बार याद आती रहती है बीच बीच में। आप लोगों की ऐसी कोई भी? हाँ, ऐसी अनंत स्मृतियाँ हैं, मतलब एक दो नहीं है, तो उसको उसमें से किसको तरजीह दी जाए। लेकिन मैं एक चीज़ जो कहना चाह रहा था कि बहुत सारी घटनाएं जो याद रहने और भूलने का हम मलाले दौर है, उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हुई, मोटा मोटा याद हैं, लेकिन उनका 5WH जो है वो गड़बड़ा गया है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में या नर्मदा के किसी गांव में किसी जन सुनवाई में हम हैं या किसी धरने पे हम हैं। अब उस धरने का बिंब है, उस धरने में बैठे हुए
4 बुजुर्ग पुरुष, महिलाएं या बच्चे या किस तरह का टेंट का नाद था वो भी ध्यान आता है, लेकिन वो महीना, वो ज़िला, वो तारीख याद नहीं आती। ये तक गड्ढमड्ढ हो गया है कि वो एमपी में था कि राजस्थान में था। कई बार लगता है कि ये जो मीटिंग अटेंड की थी या बीकानेर में थी या पाली में थी। इस किस्म के जो भ्रम है, बाड़मेर बहुत सारा जोधपुर और जैसलमेर में घुस गया है, और जैसलमेर बहुत सारा जो है वो फलौदी और मामोनी में आ गया है। तो ये जो गड्ढमड्ढ हुई है ना, ये किसी ऐसे व्यक्ति का घर जो शायद बुढ़ा रहा है और उसके पास सामान बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या है कि अलमारियों में ताबीज़ की थैली, किताबें और भूजा तीनों एक साथ ठूंसे रखे हैं। उसमें से कब कहाँ पे क्या निकालना है, इस्तेमाल करना है और आखिरी बार कहाँ रखा था, इसका विन्यास बिखरता जा रहा है, क्योंकि वो अब कृष्णकाय हो रहा है ना, रुग्णकाय हो रहा है। तो ये जो रुग्णता है जीवन की, इसमें, और वो जो ताऊ बता रहे हैं वही उसका कारण है कि फाइलें हैं तो, लेकिन अटैचमेंट ड्रॉप हो गया है, शायद मिक्स हो गया, थोड़ा करप्ट हो गया। एक है, मुझे याद आ गया उसकी कहानी, वो जो बाबा जी थे जिन्होंने हमको 4 दिन मेडिटेशन कराया। वो मेडिटेशन के क्रम में, चूंकि कोई कंपनी जब आपसे ये इस तरह के वर्कशॉप में खर्च करती है तो मैनेजमेंट लेसन्स देती है, तो वो भाई साहब क्या करते थे, वो गीता उठाते थे, उससे एक श्लोक पढ़ते थे, फिर उससे मैनेजमेंट लेसन ड्रॉ करते थे। तो मैं दिन भर में चट गया था बिल्कुल। मैंने कहा आप जो ये जबरदस्ती का निकाल रहे हो, बोला जबरदस्ती का नहीं है, गीता इज मैनेजमेंट की बेस्ट बुक है, यू हैव नॉट रेड इट। मैंने कहा मैनेजमेंट तो गालिब भी करता था। मैं एक पूरा गजल के 5 शेर उठाए, मैंने सबसे मैनेजमेंट लेसन निकाले। तो उसमें एक शेर है, हजरते नासे गराबें दीदा ओल दिल फरशरा, कोई हमको भी तो समझा दो कि समझावेंगे क्या। तो जब आप हजरते नासे हैं, सेल्स का सबसे बड़ा सवाल है ये। आप हजरते नासे हैं, आपके लिए हमारा दीदा और दिल और आंखें सब कुछ आपकी राह में हम मतलब फर्श की तरह बिछा देंगे, लेकिन हमको ब्रीफिंग ही नहीं दी कि आप करने क्या वाले हैं। कोई हमको भी तो समझा दो कि समझावेंगे क्या। फिर वो दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म के भरने तलक नाखून न बढ़ जावेंगे क्या, है ना। सब में मैनेजमेंट लेसन है। गालिब का कोई भी शेर उठा लो, आनंद बख्शी का कोई गीत उठा लो, मैनेजमेंट लेसन है। पर ये जो मंजन बेचा जाता है ना, शून्य करने का, फलां से मैनेजमेंट लेसन लेने का, और अंत में वो बाबा को भी पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। I went to the commune. It's in the outskirts of Pune, and it's very, very nice meditation point. I tell you, it's like bliss. हरी मोरी माई। कृष्णमूर्ति और ओशो के बाद शायद ही कोई ओरिजिनल टाइप का थिंकर कोई आया है। ओशो में मुझे लगता था कि एनएसडी से आकर के अगर कोई कृष्णमूर्ति लोगों से बात करता तो वो ओशो होता। तो नाटकीयता प्लस ज्ञान इज इक्वल टू ओशो। और उनका ज्ञान मतलब ओशो में तो नाटकीयता लेस होती थी ना। ओशो तो मतलब ऐसे बोलते जैसे बोल ही नहीं रहे हो, क्योंकि शायद उनको इंग्लिश में बोलना पड़ता था और वो इंग्लिश में उतने नेचुरल नहीं थे। पर उनकी आंखें भी स्थिर होती थी, चेहरा भी स्थिर होता था, चुटकुले सुना रहे होते थे। हम मूंछ इतनी बड़ी रखते थे कि होठ दिखे ही नहीं। बोल क्या रहे हैं। Then the god tells, life is all about wandering. एक बार ओशो पे करेंगे लंबी बात। वो जो चेहरा वाला था ना, कि चेहरा देख के याद नहीं आता है कि संजीव है कि संजय है। उस पे एक वो है, एक भुलक्कड़ एक बार, और बिमलेश निकलता है। हाँ, बिमलेश निकलता। तो एक भुलक्कड़ आदमी था मेरे जैसा, जिसको ये नहीं पता कि इनसे फ़ोन पे बात हुई थी परसों या 3 महीने पहले। ये होता है मेरे साथ। तो वो आईना देखता है एक बार कहीं जाके, तो कहता है यार इस आदमी को तो कहीं देखा है मैंने। बहुत सोचता है, दिमाग पे जोर लगाता है, और फिर अचानक खुश होता है, अरे ये तो वो है जो परसों मेरे साथ हेयर सैलून पे बाल कटवा रहा था। लेकिन एक जो बात आपने कही वो आखिरी इस पे करते फिर आगे बढ़ेंगे। वो जो आप एक जो व्यस्तता वाली बात कह रहे थे वो थोड़ी रह गई है मेरे साथ। जैसे अब मैं इसको दूसरी तरफ से देख रहा हूँ कि जो लोग काम में ज़्यादा डूबे हैं, आपने कहा कि आपको कुछ भुलाना है आप काम करो। अब जो लोग बहुत काम कर रहे हैं, क्या वो कुछ भुला रहे हैं? जैसे कि इलॉन मस्क बहुत काम करते हैं,
हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में ये बात मशहूर है कि बहुत काम करते हैं। क्या अतिरिक्त काम करता हुआ व्यक्ति किसी अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहा है? ऐसा हो सकता है कि प्रयास पूर्वक व्यक्ति खुद को इतना व्यस्त रखे कि ऐसी चीजें जो उस पर हावी हुआ चाहती हैं वो हावी ना हो पाए। और इस प्रैक्टिस में माइल प्रैक्टिस वही है ना कि मतलब कितना इसमें हजम तो कर दर्द पाओ। बढ़ता जाएगा जो जो दवा कर रहे हैं ये वाली। हाँ, जैसे हमारी माता जी हैं, वो आइसोलेशन के उस लेवल पे आ चुकी हैं जहां पे अब बाकी लोगों के लिए वो रिपल्सिव हो चुकी हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप अपनी अतीत की चीज़ों को, उन बंडलों को बांधने, संभालने, उनको बार बार उलट पलट करते रहने में इतना ज़्यादा अपने आप को बिजी कर लिया है कि भाई कंप्यूटर को आराम चाहिए ना। पीछे सीपीयू में पंखा लगा दिया था ना कि हार्ड डिस्क को ठंडा रखो, और आप हवा ही नहीं आने दे रहे हैं। एक वैक्यूम में निरंतर न्यूट्रॉन की तरह भागते चले जा रहे हो, अपने आप को बिजी किए हुए हो। देखिए, मेडिटेशन और अति व्यस्तता, ये दोनों चीज़ों के फर्क को समझिए। जो लोग कहते हैं ना मेडिटेशन से वैक्यूम हो सकता है, नहीं, अति व्यस्तता से बचना भी बहुत ज़रूरी है। व्यस्त रहना स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन अति व्यस्त रहना अस्वस्थ कर देता है। क्योंकि व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति को, और जो ज़्यादा व्यस्त हैं उनको आराम की ज़्यादा आवश्यकता है। जो बैठे हुए हैं लोंधा की तरह, उनके लिए उतनी समस्या नहीं है। सोचिंद रहे तमाकू बताओ परम गए रहे का कहीं, उनके साथ बहुत त्रासद नहीं है मामला। लेकिन कितने भी तेज भागते हुए व्यक्ति को सांस लेने की ज़रूरत है, रुकने की, थमने की ज़रूरत है। जहाँ व्यस्त रखा है खुद को, जहाँ ऊर्जाएं जलाई हैं, उन सभी चूल्हों को ठंडा होने दो, उन पे दोबारा से पोतना लगने दो, उन बर्तनों को, उन वज़नों को उसके सर से उतर जाने दो, ताकि कल वो फिर कुछ और पकाने के लिए तैयार मिले। एक है ये इलाज जो है ना, अति व्यस्त होकर भूलने की कोशिश करना, वो है चिमटे वाले बाबा हैं एक, वो कमर दर्द का इलाज करते हैं। तो उनके पास जो भी कमर दर्द लेकर जाता है उसको लिटाते हैं, उनका चिमटा एक अंगीठी में गर्म हो रहा होता है और उसको मारते हैं, बोलते हैं और दर्द हो रहा है तो कहता है हाँ बाबा थोड़ा हो रहा है, एक बार और लगाते हैं। उसको चिमटे की ऐसी लगती है, वो कहता है नहीं बाबा अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब मैं ठीक हो गया हूँ, है ना। लेकिन चिमटे का जो घाव है अब वो लगेगा ना, उधर ना वो गया ना ये, एक नया आपने सरदर्द ले लिया। आप जबरदस्ती काम ना करें, काम करके किसी को बुलाना नहीं है, काम नेचुरली करें। हाँ, वो ह्यूमन अवस्था है हम लोगों की। हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है ना, अभी तो हम आराम करने का टाइम मिलता है, कुर्सियां है, बेड है, सोफा है लेटने के लिए। पहले ये सब नहीं होता था, या तो हम लेटे होते थे या उकड़ू बैठे होते थे या काम कर रहे होते थे। आदमी दिन भर ना लगा रहता था और थक जाता था, शाम होते ही खाना खा लेता था और सो जाता था क्योंकि बत्ती नहीं होती थी और साधन नहीं थे, पेट्रोल था ही नहीं, तो महंगा सस्ते कोई सवाल कोई नहीं सवाल था। नहीं इतना था। पेल के पैदल चलता था, लगता था सो जाए तभी आराम। आप जेनेटिकली जो है ना, तो लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं, अरे हम बंदर बना दिए गए। आप जेनेटिकली ना बहुत मजबूत काम करने वाले इंसान थे और आप बिजी रहते थे। उसके बाद इतना आपका माइंड भी थक जाता था और आपका शरीर भी थक जाता था, आप सो जाते थे। अभी क्या हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हो गई, उस आराम का वक्त भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है कि सुविधाएं हो गई है ना। या वो तो याद करना भी तो लग्जरी है जो बहुत कम लोग, आप पूछो गांव के लोगों को। एक आदमी मुझे 1997 में फ्लाइट में मिला था और इंडिया टुडे या कोई पत्रिका मुझे याद नहीं है, मैं पढ़ रहा था और वो बगल में बैठे थे, उत्सुक होकर के देख रहे थे बार बार। तो हमने उनको दे दिया कि आप पढ़ें, तो उन्होंने पढ़ा और मुझे बोला राजीव गांधी नहीं रहे क्योंकि वो किसी में स्वर्गीय, और वो बड़े व्यापारी थे, आपने बताया हाँ, था। फिर उनसे बातचीत हुई तो पता चला कि वो मतलब अरबपति टाइप के आदमी थे लेकिन उनको उस न्यूज़ के लिए वक्त नहीं था उस वक्त में जब ये न्यूज़ इतना हॉट रहा होगा, है ना। तो मैंने उनको बोला कि आपको बोला कहाँ टाइम मिलता है, धंधे में बिजी रहते हैं, बहुत दिन के बाद पढ़े हैं। पढ़ा लिखा आदमी था, अनपढ़ नहीं था, पर व्यस्त आदमी था। कुछ नहीं बिगड़ा, उनकी संपत्ति जो है शायद वो उन 5-6 सालों में जब से उनकी मृत्यु हुई राजीव गांधी की, और तब तक और बढ़ गई होगी, दुगनी तिगनी हो गई होगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नुकसान हुआ होता तो शायद जान जाते। हाँ तरक्की होती रही तो। लेकिन भैया एक ही बात है, जो लोग
अतिव्यस्तता से, अतीत से निकलने के लिए अतिव्यस्त होते हैं, अतिव्यस्त करते हैं स्वयं को ताकि वो अतीत से निकल सकें, उनसे इतना ही कहना है कि अंगुरी काट के दांत का दर्द भूलने की कवायद ना करें, क्योंकि दांत तो पिराएगा ही पिराएगा, अंगुरी भी पिराएगी, है ना। कहें भैया अंगुरी काहे काट ली हो, कहें दांत इतना पिरात रहा, मार खोपड़ी धय वही जगह, धय वही जगह। सिर में बहुत दर्द हो तो लोग बाम लगा देते हैं, फिर इतना तेज चरचराता है कि सिर का फिर दर्द। सर दर्द भूल जाते हैं। लेकिन कुछ एक दो तस्वीरें हाल फिलहाल की हैं, जैसे कुछ स्मरण शक्तियाँ बीमारियां ले लेती हैं, जो आप कह रहे थे। मैं तो एक व्यक्ति को जानता हूँ जिनसे, जैसे ताऊ मिले एक व्यक्ति से जिसने कहा वो अतीत में था ही नहीं। मैं एक व्यक्ति से मिला जो अतीत से कभी निकला ही नहीं। मैं उनसे कई बार मिला, व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से, मंचों में, मैंने उनको सदन में देखा। उनकी पहली लाइन ही होती थी, मुझे स्मरण है। फिर लूट लिया। आपातकाल आ जाता था फिर साला। खैर बहरहाल, जा सिमरन जा। वो आपने पता नहीं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हीं के साथी समकक्ष नहीं थे, मतलब वो बड़ा विवादित बात हो उनके जाएगी। समुच्चय, हाँ, तो समकालीन थे। तो वो अपने भाषणों में समकालीन भैया बहुत अच्छा हो। कि भैया आपसे बड़े हैं या छोटे हैं? समकालीन भैया है। कालीन भैया है। इतनी सी बात के लिए तुम हमारे दरवाजे पे चले आए। तो उनके साथ लेकिन ये था कि वो बाद में बीमारी ने उनका, जो वो भाषणों में रेफरेंसेस लाते थे, भाषा के लिए जाने जाते थे, और बाद में भूलने की ही बीमारी से ग्रस्त रहे। मैंने एक वीडियो, पता नहीं आपने भी देखा होगा, बशीर बद्र का एक किसी टीवी चैनल ने बहुत समय बाद जा कर के उन पर एक पैकेज बनाया था भोपाल में जा कर के, और उसमें वो उस समय का है जब बशीर बद्र भूलने लगे हैं अल्जाइमर के बाद, और राहत बद्र उनकी पत्नी उनके सामने उन्हीं के शेर मिसराए ऊला पढ़ती हैं, और फिर उनको थोड़ा थोड़ा मिसराए सानी याद आता है, एकदम आखिरी हिस्सा, आधा अधूरा, और उनके चेहरे पे तब मुस्कान ऐसी आती है कि इन्होंने ये शेर अभी डिस्कवर किया है। तो सारी ज़िंदगी जिस आदमी ने जो लिखा, क्रिएट किया, भूलने की ये बीमारी इस तरह से बना देती है कि अपने जीवन के आखिरी दौर में आप उन्हीं पे अमेज होते हैं और उन्हीं को नए तरीके से सुनते हैं, नई तरीके से जानते हैं। वो भी कुछ एक तस्वीरें हैं जो भूलने की इस बीच बहुत, इनफैक्ट वो वीडियो वो उनके लिए बहुत कष्टप्रद नहीं होता, वो उनके साथ वालों के लिए बहुत कष्टप्रद होता है। बिल्कुल, वो जो है वापस बच्चे हो गए हैं, या उनको कुछ याद नहीं है, हर चीज़ पे वंडर करते हैं, या खींच जाते हैं, या गुस्सा करते हैं। कितना सुंदर है ना कि ताऊ, मतलब बुढ़ापे में एक समय के लिए ऐसा होना चाहिए, इस वितंडावाद से मुक्त होके वापस बच्चा हो जाए। अपनी हालात का एहसास नहीं है मुझको, मैंने औरों से सुना है कि परेशान हूँ मैं। तो 3 तालियों से ये कहना चाहता हूँ अगले विषय पर बढ़ने से पहले कि आपके जो भूलने से जुड़ी स्मृतियाँ हैं, चाहे वो स्कूल से जुड़ी हों, गृह कार्य क्यों नहीं किया भैया, नागरिक शास्त्र की पुस्तक क्यों नहीं लाए, आचार्य जी भूल गए थे, बोले भोजन करना तो नहीं, श्वास लेना तो नहीं भूलते। तो वैसी स्मृतियाँ शेयर करिए। और ये जो एनालॉजी जो ताऊ ने दी है, स्पेस वाली, मेमोरी हार्ड डिस्क वाली, एक गाना मैं रिकमेंड करूँगा, चूँकि मैं ये भूला नहीं हूँ। वो नुसरत फ़तेह अली खान का एक पंजाबी गाना है, उसमें तबला बहुत ज़बरदस्त दिलदार हुसैन ने बजाया है, और वो मैं समझता हूँ वो उनका पीक था, बिकॉज उनके हाथ दुखने लगे होंगे आखिर में जाकर, चूँकि वो इतने धुन, मतलब तबला तो हाथों से बजाना पड़ता है, नुसरत का गला दुखे ना दुखे, दिलदार हुसैन का हाथ तो दुखता होगा। वो कव्वाली है, सानू भूल गई खुदाई चन्ना सारी, तेरे नहीं ख्याल भूल दे। क्या बात, क्या बात। और उसको सुनिएगा, उसमें नैयो भूल दे का तकरार इतना ज़बरदस्त है, आपका दिन हफ्ता बन जाएगा, और शायद वो फिर वो नैयो भूल दे, वो भूलेगा नहीं, 1 हफ्ते तक चलता रहेगा तबला। बिल्कुल, आज दफ्तर से लौटते हुए सुना जाएगा। और नुसरत साहब का ही वो भी बहुत हम लोग सुन करके बहुत मज़ा लिए हैं कि भूल भूल की याद भई, सो पिया मैं कब भूली तोए, और मैं भूली तो भूल गई, पर तुम मत भूलियो मोए, है ना। एक ये है, एक दूसरा और है जिसमें गालिब का एक कमाल का शेर है,
साकी तुझे, गालिब का ही है ताऊ या बोलिए। साकी तुझे कसम है, नहीं अमीर का हुआ है तो शेर, अमीर खुसरो साहब का फकीरी। साकी तुझे कसम है जनाबे अमीर की, बहती रहे शराब में कश्ती फकीर की। और आप यूँ समझें कि शराब के दरिया में जब कश्ती बह रही है तो जब हैप्पी हो गए तो उसके बाद क्या है कि अब तुमको भूल जाने की कोशिश करेंगे हम, तुमसे भी हो सके तो ना आना ख्याल में। आए अंजलि में तुम मुझको भूल जाओ। और एकदम अताउल्ला खान के मूड में है तो तुझे भूलना भी चाहा, हाँ, लेकिन भुला ना पाए। वाह, वो जब याद आए बहुत याद आए। तो अब आगे बढ़ते हैं सारी रिकमेंडेशंस के बाद बिजार खबर की ओर। और इस बार बिजार खबर न उत्तर प्रदेश से है न मध्य प्रदेश से है, इनफैक्ट देश से ही नहीं है, सऊदी अरब से है। और वहाँ एक शहर है जेद्दा, वहाँ एक रेस्तरां है जहाँ पे समोसा बन रहा था टॉयलेट में। रेस्तरां के टॉयलेट में ही समोसा तला जा रहा था और एक दिन नहीं बना, 30 साल से बन रहा था। और ख़बर में ये भी कहा गया है, ये खबर में लिखा है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी इस्तेमाल की गई जो 2 साल से भी पहले एक्सपायर हो चुकी। तो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रेस्तरां को सील कर दिया है, कार्रवाई वगैरह हो रही है। हगनडहा समोसा खाने का बाबा आपका कोई तजुर्बा रहा है क्या? मतलब बुलंदशहर के मूंग के बड़े इतनी की दूर क्यों जाते हो यार, रेलवे में जाके देखो। सामान चढ़ता है, जगह नहीं होती, वो टॉयलेट में जगह होती है, वहां पे रख दिया जाता है। अरे आप मतलब मैंने तो अपनी खुली आंखों देखा है मूंगफली, चना जोर और ये जो उबला और भीगा चना, इन सब का माल ले करके, और वो क्या होता है कि बाथरूम के खोते में घुस जाते हैं, वहाँ से नलके को दबा करके उससे चने पे छिट्टा मारते थे, खीरा धो लेते थे, सब कुछ फिट फाट करके फिर बाहर निकलते थे टोकरी ले करके और तुरंत खीरे ताजे हरे खीरे। ये जो ध्वनि को आपने जहाँ ले अफसाना अंजाम तक पहुँचाना हो नामुमकिन, खूबसूरत मोड़ दिया। है ना, तो ये जो है ना चनेया, नींबू नमक काले चनेया, तो ये जो है ना, और वो एकदम हाँ, ये जो बिरादरी है, अब आप मतलब वहाँ पे, अच्छा जिस देश में आदमी 5 बार वजू करने मस्जिद में जा रहा है, वो बाथरूम का और क्या बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। हगंडा में बैठ के बना रहे हैं। दूसरी बात क्या है, लोग प्रिजर्वेटिव में डिब्बा बंद करके खाना खाने वाले लोग हैं। भारतीयों को समझ नहीं आएगा कि 2 साल एक्सपायर हुआ चीज़ क्या होता है, क्योंकि 2 साल तो साला अचार नहीं रुकता हम लोगों के यहाँ पे। हाँ, उनको लगता है जब हमने गेहूं को पीस दिया तो उसी टाइम एक्सपायर कर गया वो। अब क्या एक्सपायर होएगा ये? अब क्या एक्सपायर होता है इसमें? कश्मीर में भी ये बीमारी आ गई है और अब तो पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है। खाने को, पके हुए खाने को प्रिजर्व करके कैंड फूड में कन्वर्ट करना। तमाम अंग्रेज़ों के घरों में जाने पे हमने, और खास करके यात्राओं के दौरान, ये पाया कि वो कैन खोलेंगे तो उसमें टमाटर हैं, वो कैन खोलेंगे तो उसमें बीन्स हैं, वो कैन खोलेंगे तो उसमें सॉसेजेस हैं डिप किए हुए पड़े हैं, वो कैन खोलेंगे तो उसमें वो पीस हैं, स्वीट पीस हैं, कॉर्न हैं, हर चीज़ कैन में, साला टमाटर की प्यूरी तक कैन में आ रही है। ओबामा ने बोला यस वी कैन एवरीथिंग, वी कैन एवरीथिंग, खाना पकाना जो भी है। तो ये जो कैन वाली बीमारी है ना, ये न कैन प्रकार जो है, ये पकता चला आ रहा है। उनको लगता है कि एक्सपायर होगा है, लेकिन क्या है, जैसे हम लोगों के घर में भी हम लोग, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि सऊदी अरब में है जिद्दा में रेस्टोरेंट है, पर ये रेस्टोरेंट चलाने वाला पाकिस्तान, भारत या बांग्लादेश। इतना मुनाफकत भाई साहब किसी के बस की बात नहीं। इसी जीन पूल के आदमी कर सकते हैं। वो मुनाफिक है। मैंने ये जो गदागंज में एक बार, गोपीगंज गदागंज, जब आप इलाहाबाद से बनारस जाएं, गूगल मैप से जा रहा हूँ आजकल फ्लाईओवर से, तो फ्लाईओवर हो गया है, पहले खड़खड़ा होता था, और मैं रोडवेज की बस में बहुत चला हूँ, तो सबसे सस्ता टिकट लेकर के, और वो रुकती थी इनके बस स्टैंड्स पे, और इनके बस स्टैंड में गदागंज में एक बार हमने समोसा खाया, और वो समोसा दे भूख बहुत प्रचंड लगी हुई थी, और ब्रेड पकौड़ा वो बनाने वाला था, आलू रखे हुआ था, उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, और कोई विकल्प नहीं था खाने का, और भूख प्रचंड थी। तो हमने कहा ये समोसा ठीक हैं? कहे एकदम सही भैया, कुछ देर पहले के हैं, अब जा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा बनाए। तो हम कहे यार 2 ब्रेड दे दियो, 1 समोसा दे दियो, चाय पिला दो।
तो उससे हमने 2 ब्रेड समोसा ले लिया, दोनों ब्रेड के बीच में समोसे को सैंडविच किया। पहले कौर के बाद ये समझ में आ गया कि ना, ये जाएगा नहीं, और जाएगा तो खलबली बहुत मचाएगा। आलू, पापड़ी, तेल, तीनों, मतलब हमारे ख्याल से ब्रेड ही सही रही होगी उस कॉम्बिनेशन में, शायद। डायरिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं सर। और बनारस पहुंचते पहुंचते जो मानसून आया है ना, बाप रे, गरज के एकदम साथ। गरज बरस सावन घिर आया, लगा शुभा मुद्गल गा रहे हैं एकदम, अब की सावन ऐसे भरसे। मैं लेकिन और एक फ्लॉक्स confess- टी-शर्ट वगैरह सब धरे रह गए सारे। मैं एक confession बुलंदशहर करना के चाहता हूं। मूंग के बड़े और एक आपका ये समोसा, गदागंज गदागंज का समोसा। समोसा। बुलंदशहर में मेरे साथ धोखा हो गया था, बुलंद पर मैं धोखा हुआ। अभी भी कोशिश करता हूं कि महीने 1.5 महीने में एक बार किसी ऐसी जगह से जहां पे कि स्पष्टतः हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो आंखों से दिखता है, वहां से कुछ खा लूं। इससे जोर बना रहता है। तो पेट खराब हो जाता है, पर बॉडी जो है 2 दिन फाइट करके उस पर विजय हासिल कर लेती है, इम्यूनिटी बना रहता है। लड़ने की आदत, सोचिए जापानी लड़ ही नहीं पा रहे हैं आजकल किसी से, भूल गए हैं कि युद्ध क्या होता है, लड़ाई क्या होती है। क्योंकि इसको आपको कहते बीच-बीच में हैं- नलके का पानी, बोतल का पानी पीते हैं, अब तो आरओ का पानी पीते हैं, बीच बीच में नलके का पानी 2 घूंट ऐसे ही रिस्क लेते हुए जानबूझकर पी लेना चाहिए। पेट खराब जरूरी नहीं हो जाएगा, नहीं हुआ तो अच्छी बात, हो गया तो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर पेटी है। आपके शरीर में जो वीर गदाधारी गदागंज में हैं, उनकी प्रैक्टिस बहुत आवश्यक है। युद्ध जब असली करना पड़ेगा तो फिर वो कोरोना से लड़ जाएगा, याद रखना। हाँ, आपके शरीर में गदागंज का तरह-तरह की- समोसा। यही कारण है कि अमेरिका में पट पट मरत रहे, जैसे लगत रहा कि तेज हवा चली है और जामुन गिर रही है। बाहर के लोग दिल्ली डेली बेली करके फ्रेज है, उस पर फिल्म भी बनी थी इनफैक्ट, डेली बेली। दिल्ली में वो मशहूर है कि जब अमेरिका से लोग आते हैं तो उनको कह दिया जाता है पहले कि आप दिल्ली जा रहे हैं, पानी मत पीजिएगा और खाना मत खाइएगा, मतलब 5 स्टार के बाहर कुछ मत खाइएगा, क्योंकि उनकी गारंटी है। उनके लिए, हमारे लिए गारंटीड नहीं है, उनके लिए गारंटीड है कि उनका तो खराब होगा ही, पर हमारा भी हो जाता है। अपन किसी भी नई कंट्री में जाते हैं, अपना पहला 2 दिन बहुत गंभीर तरीके से बीतता है। क्या तो उनके यहाँ खराबी नहीं है? वो उस वाले बैक्टीरिया से यूज टू हैं, अपना पेट उस वाले से यूज टू नहीं है ना। हो सकता है कि आदमी जो शेरों से लड़ता हो कभी कभी गीदड़ से हार जाए, क्योंकि आदत उसको शेर से लड़ने की है। तो आप कनाडा अमेरिका जाओ, 2 दिन पहले पेट खराब हो जाता है, पर आप लोग कहते हैं यार पानी चेंज हुआ है। पानी चेंज नहीं होता है, बैक्टीरिया चेंज होता है। पानी तो एक किस्सा है कि एक पानी बार, तो H2O ही है। एक किस्सा है, पता नहीं ताऊ ने सुना है कि किसने सुना है, कि एक बार एक आदमी ने लश्कर में कसाईयों को भर्ती किया कि ये हैं बड़े मजबूत और काट के क्या तराश के रखते हैं, इन्हीं को रखा जाए। तो उनको खूब खिलाए पिलाए, कसाई सब मजबूत हो लिए एकदम, खा पी के सब कुरैशी एकदम मार, ये चौड़े एकदम, काली बनियान, मोटा काजल और नहारी पे नहारी, स्ट्यू पे स्ट्यू, क्या बात कर, है ना। उसके बाद में एक दिन सामने से दूसरी फौज आई गई जंग के लिए। जब फौज सब सामने को, तुम कहा है इसी के लिए पाला था, तो खड़े हो, लड़ाई करनी है। तुम क्या मतलब, कहीं सब सामने आ गए, इनको मारने के लिए तो तुमको फौज में रखा गया है। उन्होंने कहा मार तो हम देंगे, बांधो तो पहले इनको। तो इम्यूनिटी का जब मामला है तो भाई साहब, अपने सही सैनिकों को सही धार पे रखना। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि साले फौजी सब क्या दिमाग है इन लोगों का, सवेरे सवेरे हेलीपैड पे जूता पटकवा रहे हैं, अब कौन सा युद्ध हो रहा है। अरे बंदूक फौजी सबको जंग लग जाता है, इसे टहराते रहना चाहिए। एक चीज़ ये बताइए कि जैसे मान लीजिए एक ठेला है, भारत में तो ज़्यादातर सड़क वाले जो चाट के ठेले हैं वो नाले के पास ही होते हैं। वो ठेले पर हाइजीन मेंटेन कर रहा हो और नाले के बगल में खड़ा हो, तो जो खाना बनाना है वो हाइजीनिक तरीके से हो रहा हो, पर आसपास का माहौल बहुत हाइजीनिक नहीं है, इसका कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, संविधान कहता टेस्ट है, में और दोनों देखिए चीज़ों में। संविधान कहता है कि बाहर कुछ भी पकाओगे तो हाइजीनिक नहीं रहेगा, क्योंकि हवा लगातार लग रही है ना उसको, धूल है ना। और जो धूल उसको लग रही है, वो धूल केवल धूल नहीं है भाई साहब, कितने लोगों का हगंडा, थूक, खखार सब उस हवा में शामिल है ना। तो लोग पहले क्यों कहते थे जूता पहन के घर में मत आइए, किस किस का क्या क्या चिपकाते आए हैं आप उस तल्ले में, और उसको फिर आप घर के कमरों में छापते हुए चले जाएंगे। एक बच्चा आया है, उसी पे लेटा हुआ है,
अब उसकी पीठ में वो लग गया है, सोचिए। मैं प्रकट रूप से नहीं दिख रहा है, बैक्टीरिया दिखने की चीज नहीं, इसलिए डिटॉल वाले वो आला लेके दिखाते हैं। बहुत बेरहम ना जाइए बाबा। जरासीम से मरासिम हमारे बहुत पुराने हैं। और वो जो बच्चा लेटा हुआ था वो पीठ खुजा करके अपनी उंगली से अब नाक में उंगली डाले। बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। एक बैक्टीरिया की यात्रा घर में आए जूते से बच्चे की नाक तक कैसे होती है, ये मैं केवल बता रहा हूँ। तो बाहर कुछ भी पक रहा है, इससे फर्क पड़ना ही पड़ना है, ये तय है। लेकिन जैसा ताऊ कह रहे हैं कि उसकी बहुत परवाह करने की स्थिति में हम हैं नहीं, क्योंकि खाना है गोलगप्पा तो रोड पे आना पड़ेगा। घर में गोलगप्पे नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो वैसे नहीं बनते हैं। कम से कम वो जो आप कह रहे हैं ना कि नाले के किनारे, भाई साहब वो एम्बियंस है। H2S गैस उठता हुआ धुएं भभके वाला जो नाला समाचार अपार्टमेंट मयूर विहार फेज 1 के ठीक बगल से गुजरता है, और शाम को जब बंगाली उसके ठीक बगल में ठेले पे फुचके खा रहे होते हैं, उनको लगता है कि एक अतिरिक्त रबाब है इसमें। भाई साहब वो गैस एसी का कंप्रेशर गला देती है। उस पूरे इलाके में मयूर विहार फेज 1 दिल्ली में अक्षरधाम वाली रोड पे कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पे 2 साल से ज्यादा कंप्रेशर या उनकी ट्यूब सस्टेन कर जाए, एसी की और रेफ्रिजरेटर की। वो ऐसा इलाका है, लेकिन अतिरिक्त मजा है, अतिरिक्त स्वाद है। पता नहीं कैसे होगा, लेकिन उस गैस को शक करके एक बात आप याद रखना, जो बाबा ने सही बोला, गोलगप्पे का मजा बाहर ही है, क्योंकि उसमें जैसे कहता है ना मम्मी के हाथ का खाना, उसमें प्यार मिला होता है। इसमें गोलगप्पे वाले के बदन की सारी गंदगी मिली होती है। हाँ, आजकल जो आप देखना वो पॉलीथीन हाथ में पहन के, अरे गमछा लपेटे मिनरल वाटर से बनाते हैं, टेस्ट ही नहीं आता, वो कोई स्वाद नहीं उसमें। जो पसीने का नमक है नेचुरल है, वो टाटा नमक से अब आप बेहतर सोचिए है। कि एक गुलाबी रंग का बारीक चेक वाला गमछा लपेटे और बनियान पहने, सीने पे बाल वाला एक काली श्यामल काया का दुबला पतला उड़िया व्यक्ति या इलाहाबादी दिल्ली में गोलगप्पे बेच रहा है। पैर में उसके मच्छर ने काटा, चिटाक से उसने पैर पे मारा, और जहां पे मच्छर ने काटा तो वहां पे खुजाया नखूनों से अपने। उसके बाद फिर गोलगप्पे पकड़ा, भाव से फोड़ा नखून से, वो नहीं होता उसमें मटर भरी, बैंगनी हो जाते हैं डुबकी जिसमें। लगाई, डुबकी लगवाई और फिर रख दिया, खून पसीने का गोलगप्पा है साहब। है ना। उसके बाद में 10-12 ग्राहक खिलाने के बाद में उसको लगा कि साला ये सीना बहुत खुजा रहा है, पसीना बहुत हो रहा है। ए खिरबिर खिरबिर, उन्हीं हाथों से उसने अपने ये दावा नल को, सुंदरबन के जो जंगल हैं उनको खुजाया उसने, और फिर ये गोलगप्पे को पकड़ा, फिर उसमें फच से अंगूठा मारा, फोड़ा, मटर भरी, मीठी चटनी अच्छा थोड़ी सी फिर पानी, फिर दोने में। भैया आपके गोलगप्पे बहुत टेस्टी है सच में। काश मैं 3 तालियों को ये वीडियो दिखा पाता बाबा, है ना। देखो 2 चीज कभी मत खाना, आपने देखा होगा अंडे की दुकान पे लोग जाते हैं, एक अकेली चीज जो खाने लायक है अंडे की दुकान पे, वो उबला अंडा है, क्योंकि वो आपके सामने छीला गया है, और उस पर नमक डलवा के खा लीजिए। सबसे हाइजेनिक तरीका ये है। क्यों? क्योंकि गन्ने के रस का डोंगा, जूस वाले के यहाँ का जो मिक्सर ग्राइंडर है उसका जो जार है, और अंडे वाले की दुकान पे जो स्टील का गिलास और टूटही चम्मच जिससे वो सारे अंडे फेंट रहा है, इनके ऊपर सवेरे से मक्खियां बैठ बैठ के पता नहीं कितना इनपुट और आउटपुट कर चुकी हैं। और उसे खट 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 चम्मच खट, में, खट, खट। चम्मच जो स्टील के चम्मच होते हैं ना, उसको उसके हैंडल को मजबूत करने के लिए उसमें एक ग्रूव होता है ना। तो एक तरफ उठा होता है थोड़ा सा, और पीछे की तरफ गहरा होता है। पीछे वाला भर चुका होता जो उठा हुआ होता है ना, उसके दोनों तरफ काली लकीरें होती काली हैं। लकीरें होती है, और पीछे जो नाली होती है वो भरी हुई होती है। जैसे आटा सानने वाले की अंगूठियों में नग के नीचे माल भर जाता है। अपने यहाँ एक बहुत मशहूर वीडियो वायरल हुआ था, काकेदा होटल जो है कनॉट प्लेस में, हाँ, पैर से उसकी छत पे पैर से आटा गूंथ रहे थे, और किसी ने फोटो खींच लिया, वीडियो बना लिया कि देखो यार, मतलब काकेदा ढाबा नहीं, काकेदा होटल है ये। उसमें भी ये हो रहा है कि पैर से आटे को गूंद रहे हैं। भाई साहब उतना आटा हाथ से नहीं गूंदा जाता है, पैर से ही गूंद सकते हैं। पाव रोटी को पाव रोटी इसलिए बोलते हैं। हाँ। लेकिन मैं बाबा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मिक्की चौधरी ने पूछा था बेबाक बुधवार में, और आप ही से, हरी चटनी या लाल? हम इस मामले में समाजवादी हैं। मटर समोसा भी खाते हैं? मटर समोसा ही खाते हैं, आलू वाला? पुरानी दिल्ली वाला। आलू में थोड़ा मटर तो रहना ही चाहिए समोसे में।
देखिए, समोसों की जो नवैयत है ना, उसको आप समझें। एक दीगर मैगी के समोसे ना खाएं, मैगी के समोसे। मैगी के समोसे तो एकदम न खाएं। और समोसे जहाँ से आए वहीं पे जिद्दा में सारा खेल हो गया है। उसी इलाके से समोसे आए थे। वही 4-5 देश हैं जहाँ पे समोसे सबसे पहले बनने शुरू हुए। तुर्की उर्की ने समझे, ईरान तुर्की सब एक ही भाई बेबीलोनिया है। तो वहाँ से समोसे आए। कीमे के समोसे बेहतरीन होते हैं, लेकिन मुझे कीमे पर भरोसा नहीं है। पहले तो वहाँ तो मीट ही भरते थे ना, ये तो आलू तो हम लोगों ने डाला। कीमा भरा, मतलब कीमे को स्टफ करके उसमें और उसको फ्राई कर दिया है, तो वो है समोसा, समोसे की पैदाइश। लेकिन मुझे कीमे पे भरोसा नहीं। आप जो हाइजीन कह रहे हैं ना, एक दूसरे तरह का हाइजीन। कितना भी अच्छी जगह से कीमा कुट के आया हो, अगर आँख के आगे कुटा हुआ कीमा नहीं है तो मुझे लगता है कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ खुरखुंद हुआ है। तो वो मैं कीमा नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। समोसे की जो नवैयत है उसमें बाद किस्म के समोसे हैं। जैसे एक है जो सबसे वाहियात कैटेगरी के समोसे हैं, वो दिल्ली में बनते हैं। उनकी चमड़ी मोटी है, सुअर की खाल जैसे, सूखे एकदम ड्राई, क्योंकि उनमें इतना मोइन वगैरह डाल करके उसको इस तरह से ठसका मार करके तैयार किया गया है। और अंदर का मसाला उसके नाम पे हाँ, ग्रे कलर का। और वो मतलब अमचूर और क्या क्या डाल करके एकदम सत्यानाश किया हुआ। पनीर का एक छोटा टुकड़ा, बीच में पनीर का हाँ, टुकड़ा। पता नहीं कैसे हर में एक मिल जाता है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे पनीर की उम्र जो है 100 साल की नहीं है। और इनको लगता है कि जैसे पनीर कब से अवश्यम भावी रूप से समोसे से जुड़ा रहा है। तो ये एक समोसा है। उसके बाद में दूसरा समोसा है जो कि भुने मसाले का समोसा है। इसके ऊपर अवध का नियंत्रण है ना। और बनारस वगैरह, इलाहाबाद, लखनऊ, रायबरेली, ये सब पूरी जो बेल्ट है, ये क्या है कि आलू को भूनने पर बड़ा परिश्रम हुआ है और उसमें अपना एक सौंध आ चुका है भूनते भूनते। और उसको भर के वो छोटे, थोड़े से दिल्ली के समोसे से साइज छोटा होता है, लेकिन इनकी चमड़ी पे एक चमक दिखती है। दिल्ली के समोसों में एक शुष्कता है, दरार दिखेगी, दरार दिखती है। लेकिन इनके में एक टेंडरनेस दिखता है। जो पैटीज मैंने कि अंदर से पैटीज की अगर आप लेयर्स देखें या पेस्ट्रीज की देखें, जो एक्चुअल पेस्ट्रीज हैं मैदे की बेक की हुई, तो उनमें जो एक लज्जत है, एक तैलीयता है, वो दिखाई देती है। तीसरा समोसा है जो कटिंग का समोसा है, और बंगाली बहुत बनाते हैं। आलू को चौकोर चौकोर काट के, कभी छिलके सहित कभी बिना छिलके का, उसमें थोड़ी सी मटर, थोड़ा सा ये किशमिश वगैरह, और ये आपका मूंगफली के दाने, और वो कल्हारे हुए और उस तरह के बनाए हुए सब्जी नुमा जैसे आलू हैं, और उनको उसमें स्टफ किया गया है और वो बनाए गए हैं। आलू को पूरा मैश करके नहीं डाला, पूरा मैश नहीं किया, वो चौकोर कटे हुए छोटे क्यूब्स वाले आलू हैं। बनारस में गुदौली अगर आप कभी जाएं तो काशी पंडित की चाट की दुकान के ठीक अपोजिट लखनऊ या चिकन हाउस करके एक बहुत मशहूर चिकन के कपड़ों की दुकान है, उसके ठीक साथ में दूध वाले का कचरा है। उस कचरे के साथ में एक दुकान है जलयोग, एक बंगाली मिठाई की दुकान, बहुत छोटी सी, बहुत ही बेसिक, औसत दिखने वाली, अनहाइजीनिक। उनके यहाँ ये समोसे मिलते हैं और निहायत शानदार। तो समोसे की एक नवैयत ये है। समोसे मेरे दुकान खोलने के 2 ही शौक हैं बाबा। एक है ज़ारा स्टोर के बगल में मैं वीर करके एक दुकान खोल दूँ हर जगह, ठीक है। और एक है कि लखनऊ में जाके लखनऊ चिकन कारी, उसके बगल में लखनऊ चिकन करी। कंफ्यूज द हेल आउट ऑफ पीपल। नहीं, ये बहुत बड़ा सा चिकन लिखिए और आधे में लिख दे कारी, आधे में करी। कारी वाले उधर जाए, करी वाले इधर है। दो इसमें कलाएं, 2 समोसे और हैं, जैसे कि एक इलाहाबाद का समोसा, झुरहे मसाले का समोसा। सरदारों के यहाँ आपको दिल्ली और लुधियाना, जलंधर में भी पॉपुलर मिल जाएगा। छोटे भिनगे समोसे होते हैं और वो महीने भर ख़राब नहीं होते हैं। उनका मसाला निहायत सूखा हुआ होता है, गरी वरी जैसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अच्छे समोसों में लखनऊ और दिल्ली और मालवा की बेल्ट के मटर के समोसे हैं। जब हरा मटर आ रहा हो तो उसको हल्का उबाला दे के मसाले में अच्छे से भून के, ड्राइनेस जब उसमें अचीव हो जाए और हर दाना अपने तसव्वुर में लुटपुटा हो मसालों से, जैसे कंचे की गोली भीगने के बाद में अपने चारों तरफ मिट्टी लगा लेती है, वो अंदर से गीली होती है लेकिन बाहर से लगता है कि सूखी सूखी मिट्टी लगी है।
ऐसी नवैयत जब मटर के दानों की हो, जब आप उसको- ऐसे बोलते हैं तब लगता है कि पॉडकास्ट सच में थिएटर ऑफ माइंड है। मुझे लगता है कि पॉडकास्ट में फूड पॉर्न बने रहना चाहिए। हम लोग को इनके साथ एक करना है फूडकास्ट करना चाहिए। हाँ। 3 तालियों से निवेदन है अगर आप सुनना चाहते हैं बाबा का कि इस फूडकास्ट। प्रशांत किशोर को कांग्रेस में जोड़ने के लिए तैयार करें। एक लेकिन समोसा बांधने की कला हर कोई उसको लॉक नहीं कर पाता है ठीक से, वो बहुत मोटा हो जाता है कई बार, तो वो पपड़ी मोटी बन जाती है। और समोसा खाने के भी एक 2-3 तरीके हैं। आप कई लोगों को पाएंगे कि वो पपड़ी से चौड़ी वाली साइड से खाना शुरू करते हैं, कुछ लोग तिकोने को तोड़ लेते हैं और कुछ लोग एकदम फोड़ करके और उस पर मटर डाल के और चटनी डाल करके खाते हैं। तो उसमें भी कई तो तरह ये की हाँ, नवैयत। लेकिन मुझे लगता है कि समोसा इस मामले में बहुत ही कमाल की चीज़ है। वो इंसान को दोनों तरह के विकल्प देता है। कुछ लोगों का क्या होता है ना, दे वांट टू स्टार्ट विद क्रंच, क्रिप्सी वाला जो मामला है ना, तो वो पहले पपड़ी पे हाथ साफ करते हैं, फिर आलू पे आते हैं। और उसमें फेवरेट है, किसी को आलू ज्यादा पसंद होता है, किसी को पपड़ी। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं, ये जो पापड़ी है ना, इसको बाद में सरियाया जाएगा, पहले ये जो बाकी का रायता है इसको समेट दो। हाँ, इससे तो बैलेंस हो जाता है। हाँ, तो वो समोसे की दोनों पापड़ी वाला जो फोल्ड होता है उधर से उसको पकड़ता है और एकदम सुग्गा के टोट के माफिक तीसरे कोने को चटनी में डुबो के गच्च से मुंह में रख लेता है। ये दूसरे किस्म के लोग हैं। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जो अपने आप को इस मामले में निर्गुणी निरंकार मानते हैं। वो समोसे को अंगूठे की धौल देते हैं, धसक जाता है और फिर उसके ऊपर चटनी गिर देते हैं। उनको लगता है चटनी महत्वपूर्ण है, समोसा तो केवल वस्तु है, असली जायका जो है वो चटनी में है। हम इस मामले में बहुत ही ज़्यादा बुरे रहे हैं। 4-5 समोसे अपनी प्लेट में लेके सबकी पापड़ी और थोड़ा थोड़ा आलू नोच करके बाकी मेजर आलू और कम पापड़ी वाला हिस्सा दूसरों को ऑफर कर देना, और उन 5 में से लगभग तौल के हिसाब से 1.5 समोसे का माल अपने पास रख के बाकी 3.5 को वीकिर कर देना कि भाई तुम बाकी लोग खा लो, आलू जिसको पसंद हो, इसमें अपना बहुत इंटरेस्ट है नहीं। पापड़ी के साथ थोड़ा बहुत लगा हुआ आलू आ जाएगा तो ठीक है, उतना काफ़ी है। मीठी चटनी पे अपना जोर रहता है, हरी चटनी नहीं खाते हैं। मीठी चटनी क्योंकि पकाई हुई चटनी है, कम असुरक्षित है। हरी चटनी पे मैं कहीं भरोसा नहीं करता हूँ सिवाय घर के। हाँ, बाहर तो पता नहीं क्या डाल देते हैं, बहुत फीकी होती है। अरे आप राणा प्रताप बना दिए जाएंगे 2 मिनट में। आप सोचोगे कि धनिया की है, भाई साहब बहामा शाह के आने के पहले की है। लड़का, चल तुझे मैकडॉनल्ड्स में पार्टी देता हूँ। लड़की, पहले स्पेलिंग बता। लड़का, KFC में चल ले। लड़की, फुल फॉर्म बता। लड़का, आज भी समोसा ही खाएगी। एक ब्रेक ले रहे हैं और उसके बाद है चिट्ठियां। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से नामी गिरामी में, हर सोमवार आज तक रेडियो पर। 3 ताल सुन रहे हैं आप आज तक रेडियो पर, ताऊ बाबा और सरदार के साथ। और अब है न्योता वाले श्रोता की बारी। पहली चिट्ठी इस बार नए लिसनर की ले रहे हैं, पता नहीं ये नए हैं या नहीं, पर चिट्ठी इनकी पहली बार आई है और ऑडियो चिट्ठी है। विभू हैं भिवानी हरियाणा से। वाह, जय हो बाबा, ताऊ और सरदार। 3 ताल मैंने तकरीबन 10 या 12 एपिसोड अब तक सुन पाया हूँ, लेकिन जितने भी सुने हैं उसमें सबसे पहली बात जो मैंने नोटिस की है कि 3 ताल को आज तक रेडियो की वेबसाइट पे कॉमेडी की कैटेगरी में रखा जाता है, जबकि इसकी कैटेगरी सही तौर पे विजडम नगेट्स या लाइफ लेसन वाली ज़्यादा बेहतर महसूस होती है। आप तीनों की जो बातें हैं उनसे रोज़ हर एपिसोड में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं चाहता हूँ सरदार बाबा और ताऊ इन 2 बातों पर ज़रूर अपने अपने जो ख़यालात हैं वो प्रस्तुत करें। एक कि बचपन में जब हम पैदा हुए तो हमको पता लगा कि हमारे जो परदादा हैं और जो दादाजी हैं वो सब पार्टीशन 1947 में आज के पाकिस्तान मुल्तान से आकर हरियाणा में बसे थे। तो आम तौर पे घर पे जितने भी
मुलाकातें, जितने भी फंक्शन हुआ करते थे, उसमें सब बच्चों का ये फेवरेट पास टाइम होता था कि वह अपने दादा परदादा या नाना नानी के साथ बैठ के पार्टीशन की उन त्रासदियों की कहानियाँ सुना करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है, हमने उस पार्टीशन का जो दुःख, उस पार्टीशन का जो विध्वंस था, हमने महसूस की थी अपने दादा-दादी की आँखों में और दादा-दादी की बातों में, वह उस पे धीरे-धीरे बातचीत ऐसा लगता है कि कम हो रही है। चाहे वो साहित्य के तौर पे हो, चाहे वो फ़िल्मों के तौर पे हो। तो उस पे बाबा, ताऊ और सरदार जी कैसे अपने ख़यालात प्रस्तुत करेंगे। दूसरा, बचपन की एक और घटना मुझे आज तक याद है कि हमारे घर में पिक्चरें लगा करती थी, या फिर पोस्टरेट, या फिर पोस्टर, या फिर फ्रेम किए हुए पोस्टर लगा करते थे, जिसमें कृष्ण जी और शिव जी के पोस्टर, सरस्वती माँ के पोस्टर और सीनरी आमतौर पे मंदिर के आसपास रहा करती थी। हमको आज तक याद है कि उन पोस्टरों के साथ एक और पोस्टर हुआ करता था जिसमें भगत सिंह अपनी मूंछों को इतराते हुए दिख रहे हैं, और हमको लगता था काफ़ी समय तक, जब तक हम 4th-5वीं कक्षा में नहीं हुए, कि भगत सिंह भी भगवान हैं। और जब धीरे-धीरे हमको उनके बारे में पता लगा, तो हमने एक और बात नोटिस करी कि उस पोस्टर में सिर्फ़ भगत सिंह ही ऐसे थे जिनकी हथेली पर, जिनकी कलाई पर एक घड़ी बंधी हुई थी, और काफ़ी समय तक हम उन्हें भगवान मानते थे। और किस तरीके से आज के युवा में या फिर आज के लोगों में भगत सिंह के विचार हैं, और कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर बाबा, सरदार और ताऊ इस पर भी बात करें तो बहुत-बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम विभू है और मैं भिवानी, हरियाणा से हूँ। धन्यवाद। इनकी बात से एक चीज़ तो हुई कि भगवान के पास घड़ी नहीं होती। भगवान पास घड़ी नहीं, भगवान घंटा घर है। 3 बातें हैं विभू की बात के पत्र में। विभू भाई, आपने पत्र लिखा और आपकी चिंता एकदम जायज़ है कि भाई ये कॉमेडी में कहा है तो लाइफ लेसन वाली चीज़ है, लेकिन गुरु आजकल हर चीज़ का नाम उल्टा रखने से वो फिर भी चल जाती, सीधा रखने से कुछ नहीं होता। जैसे आप देखिए, जिन लोगों ने वकालत नहीं पढ़ी वो लॉ मिनिस्टर हो जाते हैं, है ना। जिन लोगों को ना राज करना आता है, ना जीवन में कोई नीति होती है, वो लोग राजनीति कर रहे होते हैं। जिन लोगों को पार्षद नहीं बनना चाहिए, या तो प्रधानमंत्री बन रहे होते हैं, या फिर बनाना चाहते हैं, या फिर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनको पता होता है कि किसको नहीं बनना चाहिए। तो सब ये उलट मानसिक समय है, तो हम लोग भी ऐसे मतलब कॉमेडी में लिस्टेड है। आपको लाइफ लेसन लग रहा है, किसी को लग रहा है कि नहीं बकरात हैं लोग, एकदम बरबर करते रहते हैं। जिसको जैसे देखना समझना हो, 3 ताल आपको यहीं मिलेगा। आज तक रेडियो के हैंडल पे आइए, देखिए गुरु, सुनिए उसको। कौन कैटेगरी, कौन जात हो का गोली मारो, कंटेंट का मजा लो। बात नंबर 1। बात नंबर 2 इनकी वो वाली थी ना, भगत सिंह पार्टीशन पर पहले ख्याल की। अच्छा, ये बात घूम के आ गई, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र ही हो तो रहा था कि भूलें शुरुआत में आज वही बात कर रहे थे। ताऊ ने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि जो जिन चीजों का साक्षी होता है ना, वो उन चीजों की बात ज्यादा करता है। जैसे होती है। हाँ। साक्षी होती भी है, लेकिन साक्षी के साथ कोई होता है ना, वो तो धोनी वो जो होता है। वो तो धोनी होता है। तो भाई, तो हम लोगों ने जैसे बाबरी गिरते हुए देखा, तो हम ये बात नहीं करते कि ट्रेन टू पाकिस्तान में क्या था। हम बात करते हैं मंडल कमीशन के सिफारिशों के बाद जलते हुए युवाओं की। हम बात करते हैं दलित एट्रॉसिटीज़ की। हम बात करते हैं बाबरी विध्वंस की। हम बात करते हैं 9/11 और 26/11 की, कि मुंबई में अटैक हुआ था और अमेरिका में ऐसे हुआ था। हम लादेन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जिन्ना का कोई साक्षात अनुभव नहीं है। उस पर हम बहुत एयर टाइम खर्च कर पाने की स्थिति में नहीं है। जितना हम जानते हैं उतना सब जानते हैं, इसलिए कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए नहीं है। जबकि अभी हमारे जो कंटेम्परेरीज हैं, उनसे अगर आप पूछिए कि यार जब वो ट्विन टावर में कहें, हाँ यार हम तो शादी में गए हुए थे और हम तो यहाँ थे भी नहीं, हम तो कानपुर से निकल के इधर कालपी आ गए थे, शादी में थे, वापस गए, पला अमेरिका में थे भैया, बिल्डिंग गिर गई एकदम, मारे एकदम हवा जात, जहाँ जहाँ वहीं घुस गया। दूसरा आदमी कुछ और बता रहा है, तीसरा आदमी कुछ और। सबके पास किस्सा है। बाबरी डिमोलिशन में जैसे मेरा किस्सा है कि जिस दिन बाबरी गिर रही थी, हमारे बरामदे में गेहूं की बोरियां उतारी जा रही थी, धान की बोरी उतारी जा रही थी। तो इस तरह के किस्से हैं हमारे पास जो शेयर करने के लिए होता है और जिससे हम डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे परदादा और दादाओं के पास
पार्टीशन की स्मृतियां ज़्यादा बुरी थीं, उससे वो ज़्यादा उद्वेलित हुए थे, उससे वो ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने उसकी कहानियां सुना के हमको पता किया। हम आने वाली पीढ़ी को बताएंगे ऑल दिस स्टार्टेड इन आफ्टर 1992, 6 दिसंबर एंड राइज ऑफ मोदी 2002, 28 फेब। हम ऐसी बातें करेंगे, आज नहीं। हम यही तीनों लोग, ताऊ, मैं और सरदार, अब से 20 साल बाद हम में से जो रहेगा, 30 साल बाद हम में से जो रहेगा, ऐसे ही नई पीढ़ियों को किस्से सुना रहा होगा, भारत की कहानी अपनी आंखों से देखी हुई। और उस वक्त आप ये पाएंगे कि इन चीज़ों पे बहुत चर्चा हो रही है। पार्टीशन वगैरह भी आएगा, लेकिन मेरे लिए बामियान के बुद्धा का गिराया जाना एक बड़ी घटना है। मैं उसको याद करता हूँ, मैं उसके प्रभाव से निकल नहीं पाता हूँ। मैं तालिबान को एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा मानता हूँ अपनी चेतना यात्रा के समय का। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। तीसरी चीज़ जो भगत सिंह वाली है, वो केवल भगत सिंह के साथ नहीं है। आप देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद भी मूंछ को ताव देते हुए जनेऊ और घड़ी दोनों चीज़ें पहने हुए हैं। बाबा अंबेडकर हर जगह पे घड़ी पहने हुए मिलेंगे। नेहरू जी के तो कई चित्र हैं जिसमें वो घड़ी देख रहे हैं। और बापू की घड़ी कमर पे करधनी की तरह रखी, ठुनकती हुई चलती थी साथ में उनके। तो ये घड़ी वाले लोग बहुत सारे हैं। जिन्ना साहब के कोट में भी घड़ी रखी रहती थी। वो काज वाली घड़ी रखते थे, जो पॉकेट वॉच, उस तरह से। भगत सिंह का ताल्लुक जब इस दुनिया में हम समझने की कोशिश करते हैं, तो आपने जो 5 साल तक समझा था, आप मोटा मोटा मान के चलिए कि अभी भी पूरी दुनिया वही समझती है। और भगत सिंह के जीवन की सबसे त्रासद घटना यही है कि 1931 से लेकर 2022 तक भगत सिंह को केवल भगवान बनाने की कोशिश होती रही। भगत सिंह को एक सामान्य व्यक्ति की तरह क्या उसने सोचा, क्या उसने बरता, क्या उसने जिया, इसके बारे में बताने पे किसी भी हुकूमत का किसी भी दशक में जोर नहीं था। इस देश में बौद्धिक और राजनीतिक चेतना के स्तर पे अगर सबसे ज़्यादा बेईमानी किसी एक महानायक के साथ हुई है, तो वो भगत सिंह है, जिसको बताने समझाने वाला कोई नहीं और जिसकी शहादत पे सबने अपनी अपनी पीठ, भीगी हुई पीठ सुखाई है। भगत सिंह पे कभी इत्मीनान से बात करेंगे ज़रूर। भैया, कैटेगरी में कुछ नहीं रखा है। लाइफ लेसन हो, लाइफ प्याज हो या लाइफ जैन हो, अपन अल्टीमेटली तो लाइफ इज अ कॉमेडी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 3 ताल सुनते रहिए। और चूंकि हम ये हमेशा कहते हैं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मौज करिए, तो कॉमेडी से ही नहीं जो बादाओ सागर तो हाओ हूँ ही सही। मिथुन कुमार की चिट्ठी है मुंबई से। बीते 3 ताल की चर्चा में कुछ बातें सर के ऊपर से निकलने वाली हैं, जैसे कि ताऊ की ओर से जानवर और इंसानों के बच्चे की तुलना। जानवर के बच्चे तो पैदा होते ही चलने दौड़ने लगते हैं, उनको खाने पहनने का कोई टेंशन नहीं रहता है। ये बोला था तो उनको ये पर जो भी हो, कुलदीप भाई का नसबंदी वाला जोक एकदम मस्त है, लंबे समय तक याद रहने वाला, क्योंकि कलेक्टर साहब की खिंचाई है इसमें। अगली चिट्ठी अलका सिंह की दुबई से। जय हो। एक डिस्क्लेमर है कि मैं पिछले एपिसोड पर अपनी राय भेज रही हूँ, पर्सनली मत लीजिएगा। मुझे संयुक्त परिवार में रहना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे खुश रहना भी उतना ही पसंद है। वास्तव में आप एकल परिवार में भी ज़्यादा खुश नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ मान सम्मान पर द्वंद्व चलता रहता है। ये मेरे मायके से आया है, तुमने मेरी इतनी महंगी शर्ट जला दी, आदि रोज़ाना के ताने और झगड़े। ये मामला परिवार का संयुक्त होना या एकल होने से नहीं, बल्कि टॉलरेंस से है। टॉलरेंस से मुझे ये बात याद आती है कि दुबई के राजा ने साल 2021 को ईयर ऑफ टॉलरेंस घोषित किया था, क्योंकि यहाँ दुनिया के हर एक कोने से लोग आकर बसे हैं और वो सभी एक्सट्रीमली टॉलरेंट हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स हो या लिंगुअल एस्पेक्ट्स हो, दोनों के हिसाब से। तो इस तरह से एक दूसरे के लिए जो सम्मान है वो बरकरार रहता है। अलका सिंह, दुबई, UAE। बहुत सही। हम लोगों ने लगभग दोनों चीज़ों पे ही बात की थी कि टॉलरेंस की समस्या भी है और संयुक्त परिवार तो एक समस्या है ही। मज़ा सबको संयुक्त परिवार का इसलिए आता है क्योंकि आप जहाँ भी रह रहे हैं, संयुक्त परिवार आपके साथ नहीं रह रहा है। आप सब छोड़ करके वापस आ जाइए और संयुक्त परिवार में रहिए 5-10 साल, तो वो पीड़ा धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं। और उसका कारण जो है वो यही है कि पीढ़ियाँ अपने नियंत्रण को दूसरों तक जाने देना नहीं चाहती हैं। और उसकी कथा, उसकी जो व्यथा है, वो हमने
बाकायदा कहानियों में बताया था कि होता क्या है एक 45-50 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ में, जिसको समझ में आता है कि दादा और नाती मिलके कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और वो तो कुछ है ही नहीं इस घर में। तो बहुत सारे खेल होते हैं। सब देखी हुई है, सब देखा हुआ है। विद्रोही जी कहते थे। वंदना दवे की भोपाल से चिट्ठी है, इसी पर बहुत छोटी सी। संयुक्त परिवार पुरानी सोच के साथ ही रहेंगे तो इसमें बिखराव होना ही है। संयुक्त परिवार के लिए परिपक्व सोच का होना आवश्यक है। जयप्रकाश चौकसे ने वीरू देवगन की मृत्यु के बाद उनकी वृहद संयुक्त परिवार की सफलता को लेकर एक लेख भी लिखा था। दिलीप ठाकुर की चिट्ठी भी आई है मुजफ्फरपुर से, जिनके कहने पर, जिनके सिफारिश पर हमने संयुक्त और एकल परिवार पे बात की थी, जिन्होंने ही कहा था कि इस विषय पे बात करनी चाहिए। उनकी चिट्ठी है, जय हो बाबा, ताऊ और सरदार को 80वें एपिसोड में आपका विचार अच्छा सुना। भाग जिनके कहे पे हम लोग बतियाएं, उनकी चिट्ठी उन तक पहुंच गए। हाँ, वो कम्युनिकेशन का वो सर्कल पूरा हो सर्कल पूरा जाता, हुआ। फीडबैक पहुंचा। तो 80वें एपिसोड में आपका विचार सुना, परिवार का सही अनुभव और परिदृश्य आपने प्रस्तुत किया है। मेरे अनुसार इंडियन कल्चर जॉइंट फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन का प्रॉब्लम इन परिवारों को कमजोर करता है, ग्रोथ को कम करता है। कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवीजन का बिल्कुल प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात जबकि सिंगल परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ होता है। गुजराती और मराठी परिवार में, सिंगल परिवार में विकल्प ही नहीं होता है ना, रिस्पॉन्सिबल होना ही पड़ेगा, इतने सिंगल है। गुजराती और मराठी परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिवीजन पेरेंट्स अपनी लाइफ में कर लेते हैं। सिंगल परिवार और कंबाइंड परिवार में दोनों का अनुभव लाइफ में लेना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग में काम आता है, खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, जॉब के दौरान। दिलीप ठाकुर, मुजफ्फरपुर, बिहार। और अगली चिट्ठी शाश्वत की आई है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से। इन्होंने सिर्फ चित्रकूट लिखा है, तो मध्य प्रदेश का भी हो सकता है, वहाँ पर भी एक चित्रकूट है। मेरा नाम शाश्वत है, मेरा हिंदी व्याकरण कमज़ोर है, इसलिए मैंने हिंग्लिश का इस्तेमाल किया है। मैं नया लिसनर हूँ आपके पॉडकास्ट का। मैंने करीब 15 दिन में आपके 50 एपिसोड सुन लिए थे। इसका एक कारण ये भी है कि मैं 2x स्पीड पर सुनता हूँ। मैं भी 12th का स्टूडेंट हूँ। आपकी आर्ट्स बनाम साइंस वाली जो बहस थी, उसको सुन करके अच्छा लगा, थोड़ा अलग नज़रिया मिला। साइंस का स्टूडेंट हूँ मार्कशीट के हिसाब से, और सुधीजनों की कृपा से आगे भी बना रहूँगा। रही बात साइंस बनाम आर्ट्स की, तो मैं मानता हूँ कि इस लड़ाई ने कॉमर्स को दबा दिया है। सच्चाई ये है कि इस लड़ाई में समाज ने आर्ट्स को 0 नंबर देकर फेल कराया है और साइंस को 100 नंबर देकर टॉप कराया है, और कॉमर्स इनके बीच में है और समाज ने उसको नंबर देने लायक भी नहीं समझा। अरे एकदम नहीं दबा, कॉमर्स ने दोनों को चाप रखा है, सब कॉमर्शियल है। मैं ताऊ को और ताज्जुब में डालना चाहूँगा और कहूँगा कि मैं भी 12th में हूँ और ये प्रॉब्लम आज भी है। इसके लिए स्कूल के टीचर भी जिम्मेदार हैं। वो भी साइंस के अलावा जो बच्चे हैं उनको सबॉल्टर्न की नज़र से देखते हैं, और हमारी टीचर्स से विशेष खुन्नस भी है। जय हो शाश्वत, चित्रकूट। अरे गर्व से भरे हुए अभिभावक भविष्य में उपयुक्त वर्ग की अपेक्षाओं के बिंब लिए बताते ही हैं, बड़ी वाली साइंस पढ़ रही हैं। कभी कभी ना ऐसा मार देते हैं कि किसी उपन्यास की शुरुआती पंक्ति जो ट्रक और सड़कों के बारे में श्रीलाल शुक्ल ने कहा है। तो आज इतना ही, लेकिन 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है और ये मौका मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ, और बाबा से पूछना चाहता हूँ कि बाबा कपड़ा अच्छे से कैसे प्रेस करें, ख़ास तौर से कॉटन की वो शर्ट्स जिनके निचले किनारे मुड़े रहते हैं, कमबख्त बहुत ज़िद्दी होते हैं, इसका क्या समाधान है? सिलवटों को कैसे दूर किया जाए? एक ही चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कपड़े को प्रेस करते समय, कि कपड़े को प्रेस करने की औकात दर्जी तय करता है। उसने जो क्रीज बना दी है, उसने जहाँ पे जो रेखा खींच दी है, अगर आप नई रेखा खींचने की कोशिश नई रेखा खींचने करेंगे तो आपको लगेगा कि आप पिटे हुए चक्कू से तरोई छील रहे हैं, 2 धार बन जाएंगी, कोई फायदा नहीं है। इसलिए दर्जी को हमेशा प्रणाम करके उसे आप समझ लें कि वही आपके गणेश हैं। प्रेस करने से पूर्व सूती कपड़ों के साथ, जैसे कमीज की बात भाई साहब आपने कही, कमीज में केवल 2 चीज़ों को प्रेस करने की ज़रूरत होती है। एक होता है कफ, अगर है तो प्रधान सेवक को शायद कई कुर्तों में नहीं ज़रूरत पड़ती होगी कफ प्रेस कराने की, क्योंकि वो कफ की तो केजरीवाल साहब का कफ है ना। और दूसरा क्या होता है कि कॉलर और तीरा। तीरा कौन चीज है?
कॉलर के नीचे आपके कंधों को ढकने वाला जो पिछला हिस्सा होता है, एक पट्टी नुमा, कई कमीजों में नहीं पाया जाता है लेकिन कई कमीजों में पाया जाता है। ये दोहरी परत का होता है और ये कमीज और कुर्तों को साधे रहता है, क्योंकि कमीज और कुर्ते सबसे ज़्यादा कॉलर के पास से ही फटते हैं। पसीने की जो ढाल दक्कन के पठारों की तरह आपके कंधों से पैदा होती है, जानिए पसीना और नमक वहाँ पे सूती कपड़ों को चाट लेता है और उससे भी बुरा हश्र होता है सिल्क के पतले तंतुओं का। आज आपने काफी हाइजीनिक बिंब दिए हैं। आज जोर ही था इतना हाइजीन पे। तो ये जो तीरा है पीठ के ठीक ऊपर और कॉलर, इन तीनों जगहों के लिए अच्छा ये होता है कि हाथ को गीला करके या हल्का छिट्टा इन पे मार के और इनको आप मुट्ठी में भर के मींच दें। उससे क्या होगा कि इनकी जो धूप की अकड़ होती है ना, वो निकल जाती है, क्योंकि सूखी हर चीज़ ऐंठ जाती है। और इनमें जो बकरम भरा हुआ है अंदर, जो सख्त खुरदरा मोटा एक कपड़े का गत्ता आपके कॉलर और कफ में है, उसको बकरम कहते हैं। उसको अगर एक बार आप औकात पे ला दीजिए ना कि बहुत गर्मी में ऐठो मत मिस्टर, अभी प्रेस आ रही है, ऐसे करके एक उमेठा दीजिए और फिर उनको आप बरत दीजिए, तो एकदम फिर कहते हैं अरे भैया हम कहाँ कुछ कहा, आप जैसा कहो वैसे हो जाते हैं। तो वैसे हो जाता है। इसके बाद होने के बाद आपको कमीज़ के बटनों को मिलाना है और तरतीबवार तरीके से प्रेस करते चले आना है। कमीज़ को प्रेस करने में जो सबसे खुरपेची चीज़ है, सबसे खुरपेची, वो पट्टी है जिस पे बटन टके हुए होते हैं। आप काज वाली पट्टी को तो ऊपर रख के प्रेस कर लेते हैं, लेकिन उसमें ये जो नीचे नालियां बनती हैं बटन के पास, उसमें अक्सर या फोल्ड आ जाते हैं सूती कपड़ों में, उनको भीगा करके करने की ज़रूरत है। रेशम के कपड़ों को कभी भी डायरेक्टली प्रेस ना करें। अगर अच्छा असली रेशम है, हमेशा एक सूती गीला गमछा उनके ऊपर डालें और तब प्रेस करें, ताकि रेशम की उम्र और जलने की आशंका, इन दोनों से आप बचे रह सकें। ऊनी कपड़ों को खुद ना प्रेस करें, वही अक्लमंदी है। पतलूनों के सिवा, पतलूनों को आप खुद कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, गर्म कपड़ों को ज़्यादा देर इस्त्री उन पे रखने से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तब पता नहीं चलता, जब पहनते हैं तब पता चलता है कि इतने लपूछड़े निकल आए इनके, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। बाकी अच्छी प्रेस की केवल एक पहचान है कि जैसे वो चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है जी, वैसे कोयले वाली प्रेस के कोई जवाब नहीं। ये जो कोयले से 3.5 किलो का घन चमकता काला लोहा और उसके किनारे आग झांकती हुई, वो जब गुजरता है ना कमीज से, लगता है गडकरी जी रोड बना रहे हैं। मैं तो समझ ही नहीं पाया। आपने वर्ल्ड प्रेस डे बोला, हम तो उसको हमेशा जो है वो लोहा समझते हैं। कपड़े को लोहा कर दो, हाँ, आयरन कर दो, लक्कड़। हाँ, और मैं इस काम से हमेशा भागता हूँ। मैं ऐसा पुरुष हूँ जो स्त्री देख के भाग जाता हूँ। बचपन से अगर किसी ने बोला कि ये कपड़े थोड़े से इसको आयरन कर दो, तो मैं नमस्ते करके अरे ताऊ, निकल हम लेता तो था। बचपन में जैसे पैंट का क्या होता है ना कि पैंट में जो अंदर की सिलाई है टांग की और जो बाहर की सिलाई है, इनको मोहरी के पास मिला करके जो फलक मिलता है उसको प्रेस कर लेते हैं। यही जीन्स के साथ करते थे हम। और जीन्स सामने से ऐसी पहनी होती थी कि तरोई छील ले आदमी, पेंसिल छील ले, गीला कर करके बीच ऐसे। वाली क्रीज। हाँ, बीच वाली क्रीज घुटने के ऊपर से होती हुई, तो एक धार पॉकेट से, वो जमाना चला गया। पॉकेट के पास हाथ डालने की वजह से कुछ पानी की लहरें जैसे बनते थे टूट, और उसके बाद एक लकीर कायम होती थी, लेकिन घुटने के आने आने तक वो लकीर खत्म हो जाती थी। लेकिन माशाल्लाह जैसे ही घुटने से जीन्स नीचे उतरती थी, एक धार जूते के फीतों के दूसरे काले को, दूसरे छेद को ढकती हुई एक धार एकदम क्रीज गिरी रही। हाथ लग जाए, हाथ कट जाए, हाथ लग जाए भाई साहब, पेंसिल छील लीजिए आप, पिंकी की पेंसिल हो या नटराज की, दोनों छीलेंगी। उस तरह की क्रीज होती थी। फिर बाद में समझ में आया कि यार जीन्स में एक क्रीज बनाने की क्या जरूरत थी। जीन्स तो फ्लैटरॉन टीवी है एकदम। दोनों सिलाइयों को ऐसे पकड़ के खोल दीजिए और जो कुछ बचा है उसको दबा दीजिए। लोग जीन्स को और पैंट को नीचे से पकड़ते हैं। प्रेस का शऊर कहता है कि जीन्स को हमेशा उसकी कमर से पकड़िए, हुड्डे से, जहाँ पे आपका चेन वाला ब्लॉक आता है वहाँ से पकड़िए और फिर नीचे मिलाइए, और पैंट को हमेशा मोहरे से पकड़िए और फिर नीचे मिलाइए। तो एक को उल्टा करके सही करना चाहिए और एक को सीधा करके। अरे यार, जब ये वर्ल्ड प्रेस डे बोला, प्रेस फ्रीडम डे, आप लोग तो मामला मतलब दूसरे पे, हम तो सोचे कि आप बोलोगे दबा के चल दिए। तो
आपको वो वाली प्रेस नहीं पसंद होगी ना, आजकल जो स्टीम वाली जो आती है, स्टीम वाली। हमारे पास है, मेरे पास लेकिन भी है। मजा नहीं आता हाँ, उसमें। मुझे नहीं आता, हाँ, फील नहीं आती उसमें। कोई फीलिंग नहीं है, बहुत ही एक वाले आर्टिफिशियल। ओमा ग्लव्स पहिरे एक परत है। हाँ, हम तो दस्ताना। कबो नहीं पहना, लेकिन मतलब आप समझिए कि वो प्रेस करने वाला हम ठीहा भी खरीद के रखे हुए हैं, जो आजकल नहीं स्टैंड आ गया है, उसको खोल लीजिए, फिर आप उस पर कपड़े प्रेस कीजिए और ये वो। ये वाला प्रेस पुराने वाले प्रेस को बोलता होगा, जानता नहीं मेरा बाप कौन है। लेकिन मजा नहीं आता जब तक गद्दे पे बिछा के प्रेस ना करो। ठीक एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि ये सब जो है वो दुकानदारों के लिए है, शोरूम में जो कपड़े टंगे होते हैं ऑलरेडी, उनको प्रेस करने के लिए। पुराना प्रेस बिक रहा है अभी, मतलब प्रेस बिक रहा है, पुराना प्रेस बिक रहा है और नया भी बिक रहा है। जिन लोगों ने पुराना प्रेस बेच दिया था ना, उन पे मुकदमे लग गए हैं। पुराना उनसे प्रेस कहा बंद जा हो रहा है है सब। कि तुमने पुराने प्रेस के लिए जो पैसे लिए थे तो उसको बेचा क्यों, और बेचा तो वो पैसे गए कहाँ। घी में चौंका तो करेला कड़वा क्यों। हाँ। जनता हिसाब मांग रही है और वो कचहरी में खड़े हैं यहीं पे जो है। लेकिन बिल्कुल। नई प्रेस जो है ना, मुझे चिंता उसकी है कि पुरानी प्रेस तो बिकी नहीं, भाप बहुत बिकी, छोड़ती नई वाली। बहुत भाप छोड़ रही, चिपचिपा हो गया है सब कुछ, और मजा एकदम नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई दम भी नहीं बचा, कोई बल भी नहीं बचा है। पहले होता था कि हाँ, प्रेस रख दी का मतलब एक वजन, हर शब्द में, प्रेस में एकदम शब्द में वजन होता था। अब प्रेस में कोई दम ही नहीं बचा लगता है। उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। अगली बार अब हो मुलाकात, तब तक जो अपनी तब तक आप लोग फ्रीडम और प्रेस इन दोनों के पारस्परिक अभिसार पे चिंतन करते रहें, क्योंकि अतीत की चीज़ों में जाएंगे तो दुखी होंगे। वर्तमान में ये आपके सामने हो रहा है, इसकी तरफ ध्यान दें और घर से निकलें, या तो कपड़े प्रेस होने के लिए दे आए या फिर चौराहे से एक अखबार खरीद के लौट आए। चातक पर भी, चाहत पर भी, जिनकी हो गई पूरी और जिनकी नहीं हो पाई उस पर भी radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है। जब चिट्ठियाँ आती हैं ईमेल पर, लंबी चिट्ठियाँ, तो उनको पढ़ने का एक अलग ही सुख होता है, तो वो भेजते रहिए। हाँ, अगर आप नहीं भेजेंगे चिट्ठियाँ तो अगले 3 ताल में हम जगजीत सिंह को बुला लेंगे और उनसे कहेंगे कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, है ना। और एक आह भरी होगी और हमने ना सुनी होगी, और 3 ताल के पॉडकास्ट से आवाज़ तुदी हो गई, है ना। और उस वक्त कहाँ थे हम और कितने थे हमको गम, कहाँ तुम चले गए। ये मेरे पाठक, ये मेरे श्रोता भाइयों बहनों, लिखते रहिए। 995333। हिंदी में बोलो। हाँ, हिंदी में बोलो। ये हिंदी तो है। अच्छा। आजकल जब आदमी इतना अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोल पड़े तो आदमी चौंक जाता है। ये कौन सी भाषा है? व्हाट्सएप नंबर है, आप जानते हैं, 9953323303। ये मुझे ऐसे याद हो गया ना, कभी कभी वजू करते हुए भी मैं यही बोलता हूँ। 9953323303। ये आज तक रेडियो का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अपनी रिएक्शंस भेजिए। 82वां एपिसोड होगा अगला, मई का महीना होगा। रिमेंबर द डे 1 May। इस गर्मी में जब आप चाय पीने बाहर जाए जी, तो याद रखिए, जब भी आप, हमें धूप बहुत लगती है, अभी 5-6 दिनों का IMD का अनुमान है। लेबर डे में दिन भर लेबर पेन होता है और शाम में कैपिटलिज्म का जन्म होता है। तौबा तौबा। लेकिन विभू भाई वॉइस नोट भेजते रहिएगा। हाँ, विभू भाई का पत्र मतलब बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि उसको अच्छे से कलाई में घड़ी देखकर ये समझा कि नहीं ये आदमी भगवान नहीं हो सकता। खाली है मेरा जाम, मैं कुछ सोच रहा हूँ। तुझे पीकर मैं देखूं, पीके से याद आया, तुझे पीकर के देखूं मुझे हक है, तू भी पीती है दारू मुझे शक है। ताऊ बाबा और सरदार की ओर से जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। कोई यहाँ आवाज का जादूगर है तो कोई लिखावट की दुनिया का बेताज बादशाह। किसी का राजनीतिक गलियारों में रसूख है तो किसी को खेल जगत में महारत हासिल है। विलन भी हैं, कभी माफिया की शक्ल में तो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन बनकर। सुनिए नामी लोगों के कई सुने अनसुने किस्से, नामी गिरामी में हर सोमवार आज तक रेडियो पर।